Let us begin with today's discussion, that is demographic profile of India. This is not an outcome of one single factor. ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. According to the 2011 census, जो population density है वो 382 people है per square kilometer. अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लिवर फंक्शनिंग डिटियोरेट होता है, ये याद रखिएगा. दैट इज वाई हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS. जो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दैट इज फ्रॉम पेपर 2, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया. और इस टॉपिक में हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि है डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक थ्योरीज जो कि इंडिया में भी अप्लाई हो सकती हैं, एंड अलोंग विद इट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्ट डेमोग्राफी. Let us begin with today's discussion, that is demographic profile of India. Let's begin. See, the most important word is demographic profile. Now, demographic word is derived from the word demography. इसको अगर तोड़ दो तो what will happen? Demo basically means population and graphy would mean study and the analysis. So if I want to put it in simple words, demography का मतलब क्या होगा? Study of the population, overall study. क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्यों राइज हो रही है पॉपुलेशन या क्यों कम हो रही है, और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना. दैट मीन्स डेमोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन. राइट नाउ लेट्स मूव अहेड. अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी क्या है. सो अब ऑप्शनल करते हैं तो हम लोगों को जरूरी है ये समझना कि किसी थिंकर का नाम लिया जा सकता है जिसके थ्रू जब हम आंसर में लिखते हैं इट brings out a very good impact in front of the examiner. Let us see. Poston in 2010 defines demography. How does he define? He defines demography that demography studies the size, distribution, and composition of the human population, which is an outcome of multiple factors like fertility, mortality, migration, and etc. तो यानी कि डेमोग्राफी क्या पढ़ता है? डेमोग्राफी स्टडी करता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है, कितनी बड़ी है पॉपुलेशन, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखी है, अलग अलग पार्ट्स में है, किस जगह में ज्यादा है तो व्हाई इट इज सो, एंड इन सर्टेन प्लेसेस इट इज लेस, सो क्यों ऐसे है. Along with it, composition. Now, composition is very interesting topic. Composition का मतलब होता है, we can take it in the form of, let us say, male कितने हैं, female कितने हैं. कॉम्पोजिशन एज कॉम्पोजिशन के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि बूढ़े लोग कितने हैं, यंग लोग कितने हैं, और वर्किंग लोग कितने हैं. तो कॉम्पोजिशन स्टडीज फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स. अब ये सारे डायमेंशंस किसके? ह्यूमन पॉपुलेशन के. अलोंग विद इट विच इज एन आउटकम ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. ये सारे साइज, कॉम्पोजिशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दिस इज नॉट एन आउटकम ऑफ वन सिंगल फैक्टर. ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फर्टिलिटी कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है, माइग्रेशन कितना हुआ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हम एंड ऑफ दिस लेक्चर में पढ़ेंगे भी. सो पोस्टन के हिसाब से ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई डायग्रामेटिकली करूं ताकि मैं इस डेफिनेशन को याद कर सकूं तो मैं कैसे करूंगा? डेमोग्राफी स्टडीज द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. याद कैसे रखोगे? CSD कैंटीन होती है जिससे आर्मी वाले सामान लेते हैं ना, सस्ते में मिलता है. तो CSD से याद रखेगा. C फॉर कॉम्पोजिशन, C फॉर साइज, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. CSD यानी कि डेमोग्राफी स्टडीज द CSD ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्टिलिटी रेट कितना है, नेटालिटी कितना है, मोर्टेलिटी कितना है, माइग्रेशन कितना है, और बहुत सारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स की एज ऑफ मैरिज कितनी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, मैन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है. ऑल दीज फैक्टर्स विल बी क्लियर व्हेन यू विल रीड द थ्योरीज इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड द रीजंस अलोंग विद इट. क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. अब देखो, अगर मैं पॉपुलेशन को स्टडी करता हूं तो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में कुछ डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देखिए, समझ लीजिए कोई कंट्री है, इस कंट्री के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन स्टडी करी जा रही है. अब अज्यूम करिए कि जो बर्थ रेट होता है, इफ द बर्थ रेट एट विच द बर्थ इज टेकिंग प्लेस एंड डेथ रेट इज जिस रेट में डेथ हो रही है, अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पॉपुलेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी. यस और नो? सो व्हाट विल हैपन इज population will increase.
अब इसको हम कहते हैं नेचुरल इंक्रीज, क्योंकि ये हम माइग्रेशन को अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं, वी टेकिंग इट फ्रॉम अ नेचुरल पर्सपेक्टिव. सो बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, दैट मीन्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द फ्यूचर विच इज नोन एज अ नेचुरल इंक्रीज. इसका रिवर्स क्या है? अब इसी कंट्री में अगर डेथ रेट इज ग्रेटर देन द बर्थ रेट, द डेथ रेट ओवर हियर प्लीज याद रखिए, बी आर इज योर birth rate, dr over here denotes your death rate. ठीक है? If the death rate is more than the birth rate, that means लोग ज्यादा मर रहे हैं in comparison to the birth जो हो रहे हैं. यहां पे क्या हो रहा था? लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं in comparison to the rate at which they are dying. इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. तो दैट मीन्स इट विल बी अ नेचुरल डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन. अब इसी तरीके से ये रहा नेचुरल इंक्रीज है, नेचुरल डिक्रीज. अब समझिए, सपोजिंगली इसी कंट्री में बहुत सारे और कंट्री से लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं. ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इन माइग्रेशन. दैट मीन्स पीपल आर माइग्रेटिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, वॉट एवर बी द कंट्री और विच एवर बी द कंट्री. इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल टेक प्लेस. क्लियर? सिमिलरली नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ people are migrating out of this particular country, what will happen? The number will decrease, so the population count overall will decrease. So that means population कम हो जाएगी. So these few things had to be kept in mind. That means natural increase, natural decrease. अगर migration अंदर की तरफ होता है, that means it will basically lead to, this is called immigration. That is E से I से जो है वो in migration, E से again इमिग्रेशन बाहर की तरफ फ्रॉम रिस्पेक्ट टू अ कंट्री होता है. सो दिस इज इनवर्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आउटवर्ड डिक्रीज. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब आप देखोगे बेस्ड ऑन द सेंससेस दैट वर डन. ठीक है, सेंसस होते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है, बट यू रियलाइज दैट इफ इट गो बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली होगी. एक्सट्रापोलेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत हर एवरी पर्सन हैज बेसिकली गिवन हिज हर ओन इंटरप्रिटेशन. वी विल नॉट गो इनटू दोस. हमने एक एग्जांपल लिया है. ही इज अ पर्सन, अ वेरी फेमस थिंकर, किंग्सली डेविस. इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट दी स्टैटिस्टिक्स. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सी, यहां पे हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू किंग्सली डेविस व्हाट इज द सिनेरियो. 300 बीसी में इंडिया की पॉपुलेशन क्लोज टू 100 मिलियन थी. 1600 एडी में इट वाज क्लोज टू अगेन 100 मिलियन. 1880 में क्लोज टू 120 मिलियन. 1840 में 130, and 1871 when the first official census took place, it rose to 255 million. Now you'll be asking, why is it important to know this? See, when the topic of population is coming, they might ask you to show the trend or the population has changed. सेंसस वाले जो थोड़े बहुत डेटा होते हैं हम याद करते हैं, बट ये कंप्लीटली याद नहीं रहता. आई वोंट टेल यू टू ये सारा का सारा याद करिए, इसमें से रिड्यूस करके 3 याद कर लीजिए. 300 बीसी अकॉर्डिंग टू किंग्सली डेविस 100 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन. 1800 में 120 एंड 1870 में 255 मिलियन. और इसमें नाम यूज किंग्सली डेविस बिकॉज द थिंकर हैज गिवन इट. So what happens? It gives weightage and a good impression in the minds of the examiner. Clear? अब हम लोगों को हल्का सा आइडिया लगा है कि पहले टाइम पे कितनी पॉपुलेशन रही होगी. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. अब देखो, जब भी हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है. एक होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है. लेट अस से इट कैन बी इवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस ऑल्सो, बट यहां पे बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ अ पॉपुलेशन इज स्प्रेड स्पेशली, एरिया वाइज कैसे स्प्रेड हो रखा है. अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को देखूंगा, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं. ठीक है, सो वी विल बी सीइंग दीस बोथ टॉपिक्स अभी डिटेल में. ये 2 वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है. एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है. क्लियर? 1. और साथ ही साथ कितनी डेंसिटी है और डेंसिटी चेंज कैसे हुई है. क्लियर? लेट्स सी बोथ ऑफ देम प्रॉपर्ली. मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बना रखा है, ये मैप बना रखा है. देखो,
जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली, इन द एग्जामिनेशन यू कैनॉट रिमेंबर सारे के सारे मैप्स, ठीक है। यहां पे दिस इज लो टू वेरी लो, लो टू वेरी लो, ठीक है, ये वाले रीजन और ये। अब प्लीज इन द एग्जामिनेशन जब हम लोग सेंसस के मैप्स पढ़ते हैं, उस सेंसस के मैप के बेसिस में आई हैव मेड दिस मैप, हैंड ड्रॉन मैप, जिससे ये पता लगता है कि इस समय कैसी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? जैसे दिस इज बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। जैसे लो टू वेरी लो, दिस ग्रीन रीजन्स आर मीडियम, वाइट आर हाई, और जो रेड इलाके हैं ये वेरी हाई हैं। अब प्लीज याद रखिएगा, यू विल बी सेइंग सर ये सिर्फ प्रेजेंट करने से क्या फायदा हुआ। सी, before even doing the theories or the factors, the reasons for population distribution, I've drawn this for a very specific reason. अब आपके दिमाग में ये मैप जब आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, आपके सामने प्रेजेंट होगा। अब जब इसके बाद हम लोग बाद में थ्योरीज करेंगे और फैक्टर्स करेंगे कि किन किन वजहों से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इंपैक्ट होता है, तो आपके दिमाग में पहले से मैप होगा। सो ड्रॉ दिस मैप इन योर नोटबुक्स सो दैट इट इज क्लियर कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस जगह में ज्यादा, इस जगह में कम है। जब हम थ्योरीज करेंगे और फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद एनालाइजिंग दीज मैप्स बिकम वेरी इजी। क्लियर? सो जस्ट नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ रेप्लिका ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मैप, जिसको सिंपल फॉर्म में ड्रॉ कर दिया गया है। क्लियर? सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, लो टू वेरी लो इन दिस ब्लू, मीडियम इज द ग्रीन कलर, व्हाइट इज अ हाई एंड रेड इज अ वेरी हाई कंटेक्स्ट। क्लियर? अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, कैन आई कॉल दिस एज अ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन? ध्यान से देखिए, SPATIAL, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आपके पास बार बार आएगा। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्पेस, यानी कि एरिया के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। एरिया का रिप्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया कैसे हो सकता है? मैप के ऊपर, यानी कि इस समय कैसे स्प्रेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन। दिस आई हैव गॉट टू नो फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप। सो दिस इज अ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा आता है टेम्पोरल वेरिएशन, यानी कि टाइम के साथ कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई है या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। अब वो आगे देखते हैं। देखिए, नाउ द टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन। प्लीज याद रखिए, ये जो मैंने आपके सामने फिगर बनाया है, ये बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम विदाउट नेमिंग ओनली उसको ब्रीफली समझ रहे हैं, ये थ्योरी भी क्या कहती है, बट हम ऑब्वियसली अभी थ्योरी स्टार्ट नहीं करी, अभी सिर्फ इसको इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि वी विल गेट टू नो कि ये कैसे चेंजेस हुए हैं। सी, 1901 के आसपास जो पॉपुलेशन थी वो 238 मिलियन थी इंडिया की। एज वी मूव टू 1921 वी रियलाइज की पॉपुलेशन 251 मिलियन हो चुकी है। एज वी मूव अहेड वी सी 361 मिलियन हो गई 1951 में। एज वी मूव टू 1981 683 मिलियन, और जैसे ही 2011 में आते हैं 1.2 बिलियन पॉपुलेशन। अभी हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, अभी थ्योरी स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन है। डू यू रियलाइज कि मैंने इसमें क्या दिखाया है? टाइम के साथ कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई है। तो दिस इज नोन एज टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, एरिया में कैसे चीज वेरी करती है। तो मैप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, कि किस तरीके से टाइम के साथ चीज चेंज हो रही है। अभी आप याद रखिए, व्हेन आई एम टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल बी एनालाइजिंग कि सर हमें इसके रीजंस वगैरह क्यों नहीं बता रहे हो आप। देखो, अभी बिफोर वी बिगिन द थ्योरीज एंड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में पता होगा कि डेमोग्राफी कैसी है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ है, कितना पॉपुलेशन था। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होता है देन जब फैक्टर्स करते हो तो आपके दिमाग में पहले से मैप है, पहले से ये ग्राफ है। क्लियर? सो लेट्स अभी मूव अहेड। ठीक है, चलिए। अब एक चीज आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पॉपुलेशन पढ़ा हल्का सा, फिर हम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ रहे हैं। अब डेंसिटी क्या होती है? देखो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग
इन पर यूनिट एरिया जनरली हम किलोमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, कई और जगह किसी और यूनिट्स में भी कैलकुलेट हो सकता है, बट वी मीन कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई जगह, लेट अस से द मेट्रो सिटीज और द मेट्रो प्लेसेस, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि उस कम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। बट इफ आई गो टू राजस्थान, हम क्या देखते हैं, वहां पे इतना एरिया है बट लोग कम रह रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पॉलिसी प्लानिंग करते हैं, फैसिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, दीज डायमेंशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंडिया का अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पीपल है पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये आया कैसे? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस 121 करोड़, और इंडिया की पॉपुलेशन के साथ साथ अब एरिया कितना है इंडिया का? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप 121 करोड़ को इस एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि हर वर्ग किलोमीटर में, एवरी स्क्वायर किलोमीटर, हाउ मेनी पीपल आर देयर, विच विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ दिस मीन्स कि इंडिया की अगर मैं एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी को मानूंगा तो वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। बट याद रखिए, दिस डज नॉट मीन कि हर इंडिया के पार्ट में इतने ही लोग रहेंगे इतने ही स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पुश पुल फैक्टर्स, जैसे कि कुछ जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लोग ज्यादा आएंगे, कहीं फैसिलिटीज नहीं है तो लोग वहां से बाहर जाएंगे, योर वेजिटेशन, योर सॉइल वगैरह सब चीज मैटर करती है, जो हम रीजंस में पढ़ेंगे थ्योरीज के बाद। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्यों ये समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो आपके आने चाहिए। देखिए, ये आपके सामने एक मैप ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप। अब यहां पे देख लीजिए, ये रीजन जो है जिसमें बिल्कुल डार्क रेड है, ये है वेरी हाई डेंसिटी। जिसमें ये लाइंस के साथ ड्रॉ हो रखा है रेड, ये और ये रीजन, दिस इज वेरी हाई से हाई। इफ आई सी द ग्रीन पोर्शन, इट इज मीडियम टू लो डेंसिटी। व्हाइट वाला रीजन मीडियम डेंसिटी है, और साथ ही साथ जो पिंक है वो लो डेंसिटी है। अब प्लीज याद रखिए, अगेन यू विल बी सेइंग सर इसके फैक्टर्स क्या हैं, प्लीज याद रखिए एक कोई फैक्टर नहीं है। जब आप थ्योरीज करते हैं, उसके रीजन समझते हैं, जैसे सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एजुकेशन हो गया, एज ऑफ मैरिज वगैरह, वी विल बी स्टडिंग दैट लेटर इन दिस चैप्टर। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ये समझ जाएंगे देन इट विल बी इजी। तो हैव यू अंडरस्टूड कि क्या बेसिक रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एस्पेक्ट है? यार याद रखिए, ये क्या है, मैप में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एरिया में दिखाया है। एरिया में दिखाने का मतलब स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द population density of India. स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब हमने रीजंस बाद में करने, ऐसा टोल यू। अब अगर मैंने देख लिया कि कुछ रीजन में कम है, कुछ में ज्यादा है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हल्का से इसको एनालाइज भी कर लेते हैं। देखो, ये याद रखिएगा, देयर आर वेरियस रीजंस दैट हमने यहां पे मार्क करें। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जैसे कि आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश की 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है पॉपुलेशन डेंसिटी। अंडमान निकोबार में 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। सिक्किम में 86 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। एरियाज विद लो डेंसिटी लाइक उत्तराखंड 189 है। मॉडरेट डेंसिटी लाइक गुजरात 308 है। हाई डेंसिटी लेट अस से पंजाब, दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा, ठीक है, दिस इज अरुणाचल, यहां पे 828 है। अब आप खुद देख लीजिए कि जो एवरेज से काफी ज्यादा जा रहा है उसको हम हाई डेंसिटी बोल रहे हैं, जो एवरेज से काफी कम है वो ऑटोमेटिकली लो में चला जाएगा। आप ये देख लीजिए, लेह हैज 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ अब हम जब रीजंस पढ़ेंगे तो हमें पता है कि टेरेन और लैंडस्केप इज अ मेजर रीजन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली द क्लाइमेट फैक्टर्स आल्सो कम, जिसकी वजह से इतने कम लोग रहते हैं वहां पे। डिड यू रियलाइज कि हमने अभी एक स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी देखा और कैसे अलग अलग स्टेट्स में देखा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। क्लियर? चलिए आगे। वेरी हाई डेंसिटी में बिहार आएगा, जैसे 1102। वेस्ट बंगाल में आएगा आपका
1109 1029. दिल्ली इज 11,000 से ज्यादा, कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ एरिया, सो दैट इज वाई बहुत हाई डेंसिटी है। अब इसी चीज को, पॉपुलेशन डेंसिटी को टेम्पोरल एस्पेक्ट से देख सकता हूं कि कैसे ये वेरी कर रहा है विद टाइम, या कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने स्पेशल करा था, अब है टेम्पोरल वेरिएशन ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। देखिए 1901 में 77 थी आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की, 1921 में 81 हो गया, 1951 में 117 हो गया, 1981 में 216 हो गया, 1991 में 267, 2001 में 325 और 382 जो है वो है 2011 सेंसस के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, अब बाय डिफॉल्ट होगा ना, एरिया तो उतना का उतना है पर पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, तो रेशियो क्या है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन द टोटल एरिया, तो पॉपुलेशन राइज होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी, है ना। सो दैट इज वाई 382 जो है वो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस। दिस इज व्हाट टेम्पोरल, टाइम के साथ चेंज होने वाला एस्पेक्ट। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में जो कि है थ्योरीज। देखिए ये थ्योरीज आपके पेपर 1 के सिलेबस में भी है। अब कई लोग सोचेंगे सर ये तो पेपर 1 में है, पेपर 2 में भी करना होता है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं आप इन थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं, दीज विल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर ए पेपर 1 ऑल्सो, और पेपर 2 में भी आप इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वाई एम डूइंग दिस थ्योरीज यहीं पर एक बार में। ठीक है, अब जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, डेमोग्राफिक थ्योरीज, उनको दो कैटेगरीज में क्लब कर सकते हैं। एक सोशियो कल्चरल थ्योरीज, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरीज, एंड सेकेंड आर द नेचुरल और बायोलॉजिकल थ्योरीज। ये दो कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज है, हम दोनों को करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे। जब आप ये थ्योरीज करोगे और पढ़ लोगे, आपको एनालाइज होगा कि किस तरीके से बेसिकली हम देखते हैं कि ये थ्योरी से पता लगता है कि अलग अलग रीजन्स में किस वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेरी करती है। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब देखिए सोशियो कल्चरल थ्योरीज में कौन सी थ्योरीज आती हैं? बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक आती है थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी बाय आर्सीन ड्यूमोंट, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी बाय एल बेरेंटानो, थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन बाय आर वी यू स्टेनबर्ग, थ्योरी ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स बाय किंग्सली डेविस। ये वही किंग्सली डेविस है जिसने आपके पॉपुलेशन के बारे में बताया था, राइट? दीज आर नेम्स, अभी इसके बाद हर एक थ्योरी को करेंगे भी, डोंट वरी। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन एंड कल्चरल लैग बाय विलियम ऑगबर्न, थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स, लिबनस्टीन थ्योरी बाय हार्वी लिबनस्टीन। ये है आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बायोलॉजिकल या नेचुरल थ्योरीज की बात करूं, ये कौन सी होती हैं? इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। अगर आप पी नाथ की बुक देखेंगे तो उसमें इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, जहां से ले लिया है हमने ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जा सके। एक कैटेगरी होती है सेक्सुअल बिहेवियर रिलेटेड थ्योरीज। ये होता है बिहेवियर बिटवीन द टू सेक्सेस इज अ रीजन फॉर फर्टिलिटी, यानी कि जो फर्टिलिटी है, जितनी पॉपुलेशन होगी वो दो सेक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट में। उसमें आता है मैल्थुसियन थ्योरी एंड रॉबर्ट एंड्रेस थ्योरी। ये नेक्स्ट इज फूड फर्टिलिटी नेक्सस रिलेटेड थ्योरी, यानी कि फूड एक रीजन होता है फर्टिलिटी के लिए। उसमें आती है प्रोटीन थ्योरी ऑफ बाय डी कैस्ट्रो, थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, थ्योरी ऑफ थॉमस डबलडे। नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटेड थ्योरी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप में इंपैक्ट करती है फर्टिलिटी एंड इनफैक्ट द पॉपुलेशन। इसमें आती है थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड सैडलर्स थ्योरी। ये थ्योरीज हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू योर बायोलॉजिकल और नेचुरल थ्योरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके थ्योरीज को और समझते हैं इन सारी थ्योरीज को विद रिस्पेक्ट टू द डेमोग्राफी। चलिए, फर्स्ट आया बायोलॉजिकल या नेचुरल थ्योरीज। अब बायोलॉजिकल नेचुरल थ्योरीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या चीज है? पहली मैल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, मैल्थुसियन थ्योरी में एक चीज याद रखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैल्थस थॉमस रॉबर्ट। अब कोई बोलेंगे सर रॉबर्ट थॉमस मैल्थस भी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आप रिसर्च पेपर्स लिखते हो तो नाम आगे पीछे भी होता है, उसमें कोई गलती नहीं है, आप यू कैन टेक इट एज इट इज। ठीक है, in his essay Principles of Population 1798, please remember one thing: whenever you are writing the
थ्योरी फॉर विद रिस्पेक्ट टू मैल्थस और लेट अस से एनी थ्योरी, उनकी जो बुक है और जो ईयर है वो लिखना जरूरी होता है. दैट गिव्स द आइडिया टू द एग्जामिनर हाउ वेल रेड यू आर. सो अगर आपने थॉमस मैल्थस के बारे में नहीं लिखा और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798 नहीं लिखा, आपके मार्क्स कटेंगे बाय डिफॉल्ट. सो पहली चीज इंट्रोडक्शन में हो गया कि मैल्थुसियन थ्योरी में यह है कि इन व्यक्ति ने दिया है अपनी एस्से में, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन है 1798. अब जब आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ के आना पड़ेगा कि ये थ्योरी कहती क्या है. यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कहते हैं कि देखो, फूड इज नेसेसरी, फूड इज नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ मैन, दस इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पॉपुलेशन. यानी कि फूड एक ऐसी चीज है जो नेसेसरी है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी. अब आप याद रखिए, अभी आप मुझे बोलोगे सर आपने यहां फूड की बात करी है, इसको तो हमने सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर डाला है, बट फूड फर्टिलिटी के अंदर क्यों नहीं डाला. एक चीज समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन आपकी आएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं. जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें कोई भी थ्योरी जरूरी नहीं है कि ऐसी हो कि सिर्फ एक आइडिया के बारे में बात करे, वो 4-5 आइडियाज के बारे में बात कर सकती है. और उन आइडियाज में से सबसे मेजर आइडिया क्या होता है, उसको, उस थ्योरी को उस कैटेगरी में डाला जाता है, चाहे उन्होंने बाकी की चीजें भी बोली हों. इसलिए ये मत सोचेगा कि उसने फूड वर्ड लिखा है तो उसको फूड फर्टिलिटी रिलेटेड थ्योरी में डालना चाहिए था, इसके अंडर नहीं. नहीं, कोर आइडिया पूरा समझिए, देन यू विल एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो. क्या है थॉमस मैल्थस थॉमस रॉबर्ट्स इन हिज एसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798. नेक्स्ट उन्होंने बोला कि देखो, फूड जो है बहुत नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है. और ये अगर चेक ऑन द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होगी या नहीं होगी, उसमें एक फूड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. दिस इज व्हाट ही हैज स्टेटेड इन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट ही गिव 2 प्रिंसिपल्स. वो बोलते हैं कि 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें बेसिकली मेरी जो थ्योरी है वो बेस्ड भी है. इन्होंने बोला human population grows at a geometric rate and the food production at best मतलब अपना बेस्ट एबिलिटी में भी अरिथमेटिक रेट में ग्रो करेगा. इसका मतलब कैसे है, अरिथमेटिक रेट मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, दिस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8 एंड सो फॉर्थ. तो इन्होंने बोला कि ये तो जो पॉपुलेशन है वो तो ज्योमेट्रिक रेट में बहुत तगड़े पेस में ग्रो करेगी, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा एक तरीके से. यहां पे जो फूड प्रोडक्शन है वो तो बिल्कुल एक लीनियर पाथ में चल रहा होगा एक तरीके से, या स्ट्रेट पाथ में, लेकिन जो स्लोप है बिल्कुल सीधी सी होगी, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी. मतलब नॉर्मल फूड प्रोडक्शन में ज्यादा आप चेंज भी नहीं कर सकते. ही अज्यूम्ड दैट. अब आप समझिए कि क्या था. उन्होंने बोला कि देखो, जो आपका फूड रिसोर्स है वो एक बिल्कुल सिंपल पेस से ग्रो कर रहा है. देखो, इफ यू सी, अ सिंपल पेस से फूड प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है एक तरीके से. बट यहां पे आप अगर हम देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जो पिंक लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ह्यूमन पॉपुलेशन. ये क्या है, इनिशियली तो लिखो कम है, करते करते फिर एकदम अरिथमेटिक रेट, ज्योमेट्रिक रेट की वजह से जूम करती है, राइज करती है. अब क्या होगा इस पॉइंट तक, इससे पहले तक क्या होगा, ये जितनी पॉपुलेशन थी उसको ये खाना प्रोवाइड कर पा रहा था, यानी कि जितना आपका खाना प्रोड्यूस हो रहा है उस पॉपुलेशन को मिल रहा है और सफिशिएंट है. बट जैसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, फूड जो आपके देश में प्रोड्यूस हो रहा है अवेलेबल है, वो उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएगा. तो इस पॉइंट, जब ये पॉइंट क्रॉस होता है, इसको क्राइसिस कंडीशन कहते हैं, या मैल्थुसियन कैटास्ट्रोफी या बहुत बड़ी आपदा, या मैल्थुसियन क्राइसिस भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि आपकी जो ये फूड प्रोडक्शन है ये चल रहा है अरिथमेटिक रेट में और ये चल रहा है ज्योमेट्रिक रेट में. तो इस वजह से स्पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा. इस पॉइंट में आके क्या हो जाना है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो तो बहुत तेज पेस में ग्रो कर रही है. तो केस आएगा कि आपकी जो जनता अभी है पॉपुलेशन, उसको मिल ही नहीं पाएगा खाना, तो क्राइसिस आ जाएगा. दैट इज नोन एज ओवर हियर, नोन एज क्राइसिस, और ऑल्सो नोन एज मैल्थुसियन कैटास्ट्रोफी और मैल्थुसियन क्राइसिस. दिस इज व्हाट मैल्थस बेसिकली मेंशंस. अभी तक क्या पढ़ा है, फूड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्वाइवल के लिए और चेक है. दूसरा, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज एट अ ज्योमेट्रिक रेट, फूड प्रोडक्शन एट बेस्ट लिखना जरूरी है, यानी कि इनके हिसाब से बेस्ट यही ग्रो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, एट अरिथमेटिक रेट. फिर हमने ये डायग्राम बनाया. नेक्स्ट आया ये लेटर एसेज, अपने और एसेज लिखते, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के बाद जो और एसे लिखे उसमें लिखा गया जो पॉपुलेशन है डबल होती है हर 25 साल में, और जो लैंड है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ है, यानी कि सारे जो रिसोर्स वेल्थ है उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन या मैनिफेस्टेशन आपका लैंड होता है. इन्होंने ये चीजें बोली अपने लेटर एसेस में. अब चलिए आगे.
आगे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, ही स्टेटेड दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स। अभी तक उन्होंने क्या बताया, पॉपुलेशन है, फूड का इंपॉर्टेंस है, उसके बाद बताया कि अरिथमेटिक रेट एंड ज्योमेट्रिक रेट में किस तरीके से आपकी फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली ग्रो करती है। उसके बाद उन्होंने लेटर एसेज में अपने 2 पॉइंट्स लिखे कि फूड जो पॉपुलेशन है हर 25 साल में डबल हो जाती है, लैंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेल्थ है। अब ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन को चेक करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। चेक मतलब कि ज्यादा राइज ना हो या एक बैलेंस मेंटेन रहे, उसमें बोला 2 टाइप्स हैं। पहला बोला गया प्रिवेंटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब होता है खुद ही इंसान ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, खुद ही नहीं कर रहा, यानी कि वॉलंटरी है। वॉलंटरी पीपल ट्राई टू स्लो डाउन द पॉपुलेशन, जैसे कि लेट मैरिज करेंगे, लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नहीं चिल्ड्रन करेंगे, या सेलिबसी। सेलिबसी का हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मचार्य को फॉलो करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। सो दिस, इससे क्या होता है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है या बहुत लिमिट हो जाती है, यानी कि वॉलंटरी एस्पेक्ट है। वॉलंटरी एस्पेक्ट होता है प्रिवेंटिव चेक्स, कि इंसान खुद ही नहीं ग्रो करना चाहता है ज्यादा पॉपुलेशन या बच्चे। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है प्रिवेंटिव पॉजिटिव चेक, सॉरी, पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक का मतलब होता है कि अगर प्रिवेंटिव चेक यानी कि इंसान खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर नेचर अपना रोल अदा करता है। ठीक है, ही सेज इफ द पॉपुलेशन कीप्स ऑन ग्रोइंग देन नेचर इंटरवीन्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। जैसे फ्लड्स आ जाएंगे, ड्राउट्स आ जाएंगे, डिजीजेस, वॉर लाइक कंडीशन, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जो वॉर्स हो जाएंगे। यानी कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर या प्रकृति अपने आप एक रोल अदा करती है ताकि पॉपुलेशन बैलेंस हो जाए। तभी कई लोग बोलते हैं कि कोविड का जो आपका एक इतनी बड़ी आपदा आई, दैट वाज आल्सो सीन एज अ सीन की, क्योंकि पॉपुलेशन इस ग्रोथ रेट में बढ़ रही है कि नेचर ने अपने आप बैलेंस करा कई चीज़ों को। दैट इज बोलते हैं ना, 100 ईयर्स के बाद कोई ना कोई आपदा आती है। दिस इज अगेन, कोई इसमें साइंटिफिक रीजंस एज सच नहीं है, हो भी सकते हैं, बट बेसिकली इस वजह से देखते हैं कि ये थ्योरी उसको सपोर्ट भी कर रही है कि देखिए इट इज अ मींस ऑफ बैलेंसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज बेसिकली गोइंग बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ नेचर टू बेसिकली होल्ड, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर से ऊपर चली जाती है। देन इस तरीके की चीजें होती हैं उस पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब डी मेरिट्स देखिए, ये अपने आप में थ्योरी थी, बट इस थ्योरी की प्रॉब्लम्स भी बड़ी सारी हैं। क्या? फूड अरिथमेटिक रेट में ग्रो करता है, ज्योमेट्रिक रेट में पॉपुलेशन ग्रो करती है, ये अपने आप में ही गलत प्रूव हो चुका है। आपने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाई यील्डिंग वेराइटीज, और ये सारी डायमेंशंस जो हैं हम लोगों ने इन्होंने देखा ही नहीं। टेक्नोलॉजीज इतनी सारी एग्रीकल्चर में आ चुकी हैं। आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी वो डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट फ्रॉम इवन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वीट वगैरह इंपोर्ट करते थे वहां से। आज देखिए सेल्फ सफिशिएंट है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी राइज हो रही है, बट बैलेंस कर रहे हैं। सो इन्होंने टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट तो देखा ही नहीं है, यानी कि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही गलत है। नेक्स्ट इज 25 ईयर्स कॉन्सेप्ट कि हर 25 साल में पॉपुलेशन डबल होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज का एस्पेक्ट देखा और वहां पे ग्रो हो रहा था, उसके एस्पेक्ट से सोचा कि इंडिया में भी होगा या बाकी कंट्रीज में भी होगा, या फॉर दैट मैटर दुनिया के हर कंट्री में होगा। वो गलत है। दिस इज अ वेस्टर्न बायस, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह हो। टिल्ट टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो थ्योरीज बेस्ड हैं ये बेस्ड ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, हर कंट्री को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। इट इज नॉट अ होलिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हैव प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी कि इनके हिसाब से जो पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस थे कितने आगे तक पॉपुलेशन जाएगी और क्या होगा, वो गलत प्रूव हुए, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स वगैरह जो थे लिए, बट इतनी इस तरीके से नहीं लिया, जिस वजह से हम देखेंगे कि जो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दी वो गलत प्रूव हुई है। तो दैट इज वाई वी से देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम्स और डीमेरिट्स विद दिस। ओवर एम्फोसिस ऑन द पॉजिटिव चेक, यानी कि इन्होंने क्या करा है, पॉजिटिव चेक में ओवर एम्फोसाइज करा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ डीमेरिट। लेट्स मूव अहेड। रॉबर्ट एंड्रेस थ्योरी। अब रॉबर्ट एंड्रेस थ्योरी इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए, रॉबर्ट एंड्रे बोलते हैं कि ही ओपन्स दैट द वेरियस एनिमल स्पीशीज, even primitive human societies observed population control even before the food supply became a major point of concern। इन्होंने बोला कि ये देखिए कि आप फूड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट कंसर्न कर होने से पहले भी हमारे जो बाकी एनिमल्स हैं या प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स हैं वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल के एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करते थे, यानी कि वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है रादर देन सिंपली अ फूड बीइंग अ मेजर कंसर्न। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए,
पॉपुलेशन कंट्रोल बाय प्रिमिटिव बींग्स हैं और बाय एनिमल्स। प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे एंसेस्टर्स जो हो गए एवोल्यूशनरी साइकिल में वो, और एनिमल्स दोनों पॉपुलेशन कंट्रोल जो थे वो ऑब्जर्व करते थे। कैसे? सो ह्यूमंस इन द प्रेजेंट टाइम वुड ऑल्सो फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर। सो इन्होंने बोला कि ये नहीं है कि पुराने जमाने में ही फॉलो करते थे, बेस्ड ऑन सर्टन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस ही मेड कि पहले के लोग कंट्रोल करते थे, तो उन्होंने बोला कि आज के लोग भी जैसे पहले करते थे वो आज भी कंट्रोल करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, सो ही सेड दिस वाज डिपेंडेंट अपॉन द बिहेवियरल एस्पेक्ट, नॉट सिंपली द सप्लाई ऑफ फूड। दिस इज बेसिकली रॉबर्ट एंड्रेस थ्योरी। लेट्स मूव अहेड। अब आता है डाइट थ्योरी बाय थॉमस डबलडे। प्लीज राइट डाइट थ्योरी बाय थॉमस डबलडे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है फूड फर्टिलिटी थ्योरीज के अंदर। राइट द हेडिंग, राइट द हेडिंग फूड फर्टिलिटी थ्योरीज। जो हमने चार्ट बनाया था आपको याद है ना, 3 डब्बों में चार्ट बनाया था, देखो देखो जल्दी देखो। ये चार्ट बनाया था, हमने क्या करा, ये 2 थ्योरीज कर ली। अब आ रहे हैं ये थ्योरीज फूड फर्टिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये कर रहे हैं, जल्दी देखो। डाइट थ्योरी बाय थॉमस डबलडे, देखिए ये क्या कहती हैं। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, अपनी किताब है इनकी ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन 1841। अगेन इंपॉर्टेंट है, ब्रीफली समराइज करा है इसको, ध्यान से देख लीजिए। इनकी जो किताब है ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन 1841, इसमें बोला गया है कि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई। समझ में आया? यानी कि जिस रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसका उल्टा होगा इन केस क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई ज्यादा है। यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज जब हो रहा होगा तो यानी कि उसका ऑपोजिट होगा इन केस क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई। दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा हाउ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई। देखो इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए ऑब्जर्वेशन करी कि 2 टाइप्स की स्टेट्स या रीजन्स होते हैं। पीलियोथोरिक स्टेट, पीलियोथोरिक उन्होंने बोला फ्रांस, उन्होंने बोला यहां पे अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड रिसोर्सेज हैं बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत लो है। यानी कि जब फूड सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा हो। इस वजह से इन्होंने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इनवर्सली, उल्टा चलेगा रेट। यहां पे क्या देखा, पीलियोरेथिक स्टेट्स जो होती हैं लाइक फ्रांस जिसमें अबंडेंट फूड ऑफ सप्लाई होता है, वहां फूड रिसोर्स अबंडेंट है बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। तो ये एक तरीके से क्या बोला गया, एक एग्जाम्पल कैसे हो गया देखो। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर कम होगा क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई ज्यादा, यानी कि उल्टा। यानी कि फूड सप्लाई अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन का जो कंट्रोल रेट है वो कम होगा, यानी कि उल्टा। एक चीज समझ लीजिए, जो जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये मत सोचिएगा कि यही थ्योरी परफेक्टली करेक्ट है। हर थ्योरी एक दूसरे को उल्टा तरीके से भी प्रूव करेगी। सो देर इज नो थ्योरी विच इज परफेक्ट। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हर थ्योरी सिर्फ कुछ लिमिटेड सेट ऑफ चीजों को ऑब्जर्व करके बना दी गई है। अगर मैंने ये चीज बताया, इसकी काउंटर थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती है कि जो बोलती हैं कि ज्यादा फूड सप्लाई होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे भी है, कुलार्ड्स प्रिंसिपल है वो इस तरीके से वर्क करता है। सो ये मत सोचेगा कि अगर मैंने ये चीज बोल दी हर जगह ये लागू होगा, नो। दिस इज व्यू ऑफ द थिंकर्स। याद रखिए जब भी थ्योरीज कर रहे होते हैं अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि वो उस थिंकर का व्यू है, जरूरी नहीं है कि हर जगह वो एप्लीकेबल होगा या हर टाइम पे वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है। हम अभी जब थ्योरीज करते हैं हमें सिर्फ उस थिंकर के व्यू को पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है। क्लियर? सो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रेट, यानी कि अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उस टाइम यानी कि उस जगह पे फूड सप्लाई का कमी होगी, या अगर फूड सप्लाई का बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा। ये था इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या है, अबंडेंट फूड सप्लाई है इन जगहों में बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। इसी तरीके से ऑपोजिट बताने के लिए क्या बोला, डीपेलोरेथिक वो जगह जहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड है, जहां एग्जाम्पल दिया गया स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पहले के टाइम पे। In these places there is shortage of food and food resource and there is very high population growth rate. अब देखो ये सिर्फ क्या, what has they done? They have taken the western countries and specific countries cases को लेके उन्होंने थ्योरी बना दी। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये थ्योरी एप्लीकेबल हो।
इसलिए प्लीज इसके लिए बहुत कैटेगरिकल रहिए कि हर एक थ्योरी को दूसरी थ्योरी जो हमने लिखी है वो क्रिटिसाइज कर सकती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। criticisms, it is not scientific in nature, it is not holistic theory, not taken into factors like social economic behavior। ये सारे एस्पेक्ट्स कहाँ हैं? वहां पे फूड सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है एजुकेशन रेट बढ़ा हो, लोगों पे फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस हो, वो भी तो रीजन हो सकता है, सिर्फ फूड ही नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई वी सेड इट इज नॉट अ होलिस्टिक थ्योरी। The observations made were limited to the western regions or western countries only। certain regions में ऑब्जर्व करा गया है। तो दिस इज अगेन अ थ्योरी जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर्स बायोलॉजिकल थ्योरी। इसको नेचुरल पॉपुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं और नेचुरल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए एक मिनट, राइट दी हेडिंग, एवरीबडी राइट दी हेडिंग। इस थ्योरी के दो पार्ट्स की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है, दो पार्ट्स हैं। एक, फर्टिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ, यानी कि जिंदगी में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, टेंशनें बढ़ती है, तकलीफें बढ़ती है, प्रॉब्लम्स जहां आ रही हैं, तो फर्टिलिटी कम होगी, बच्चे कम पैदा करोगे। दिस इज व्हाट हर्बर्ट स्पेंसर इज ट्राइंग टू से। व्हाट डज ही से? फर्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ, यानी कि आपके रिलेटिव्स, फैमिली चिक चिक कर रही है, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, तो ये बोलता है कि क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी आपकी ज्यादा होगी उतनी फर्टिलिटी कम होगी, यानी कि फर्टिलिटी ज्यादा होगी जब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम होगी। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलते हैं ये रहा पार्ट ए, ले लो इस थ्योरी का। नेक्स्ट इज स्पेंसर यूजेस टू वर्ड्स, दो तरीके के वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो, देख लीजिए। उन्होंने एक इस्तेमाल करा वर्ड सर्वाइवल, दूसरा यूज करा वर्ड रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल को उन्होंने एक और वर्ड से डिनोट करा जिसको कहते हैं इंडिविजुएशन। ये जो वर्ड दो मैंने ये दोनों जो वर्ड इस्तेमाल करा, एक्चुअली में ये वर्ड्स यूज थे, इनका मीनिंग ये है जो मैंने यहां लिखा है। यानी कि उन्होंने बोला इंडिविजुएशन, जो हम आगे यूज करेंगे अभी, इंडिविजुएशन का मतलब होता है सर्वाइवल, जेनेसिस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन में जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, दो वर्ड इस्तेमाल करें, इंडिविजुएशन एंड जेनेसिस। इंडिविजुएशन का मतलब है सर्वाइवल, जेनेसिस का मतलब है रिप्रोडक्शन। अब ये जो दो वर्ड्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, वो बोलते हैं जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनमें हाई जेनेसिस होता है। हाई जेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बट लो इंडिविजुएशन यानी कि लो सर्वाइवल, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जबकि यहां पर डिटेल में नहीं दिया होता हर्बर्ट स्पेंसर ने। आप जानते हैं कि गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, बट वो ड्यू टू वेरियस रीजन जैसे मेडिकल वगैरह, या जितने उनके पास पैसा भी नहीं है तो बच्चे कम बचते हैं, और उसी की वजह से वो और बच्चे पैदा करते रहते हैं। यानी कि पुअर पीपल हैव हाई जेनेसिस विद लो इंडिविजुएशन, क्योंकि सर्वाइवल कम होता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करें, कुछ बचते हैं, कुछ ही चल जाते हैं आगे, राइट। हाई रिच क्लास जो होती है वहां क्या होता है, हाई सर्वाइवल है, यानी कि जो बच्चे पैदा होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब बढ़िया होगी, तो बच्चे बचेंगे भी ज्यादा, पैसा भी है इनके पास अफोर्ड करने के लिए, तो क्या है, इसी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन भी कम होता है, कम बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पे पुअर का रीजन भी ये है, क्योंकि पता है उनको बच्चे ज्यादा करोगे तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि सर्वाइवल, अगर कहीं मर भी गए तो कुछ तो बचेंगे। इस वजह से व्हाट वी हैपेंस, हाई जेनेसिस लो इंडिविजुएशन, यहां उल्टा है, लो जेनेसिस एंड हाई इंडिविजुएशन। क्लियर? ये बोला गया इनकी थ्योरी में। अब नेक्स्ट आता है प्रोटीन कंजम्पशन थ्योरी बाय डी कैस्ट्रो। देखो, ये जो बुक है अपनी एक ज्योग्राफी ऑफ हंगर 1952 के अंदर, ये डी कैस्ट्रो जो है प्रोटीन कंजम्पशन थ्योरी के बारे में मेंशन करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बायोलॉजी है बट बहुत सिंपल वर्ड्स में कर, आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये बोलते, डी कैस्ट्रो ने क्या बोला कि जो एक व्यक्ति हैं सोलंकी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपने बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। डी कैस्ट्रो बोलते हैं कि मैं सोलंकी, सोलंकी एक व्यक्ति है जिन्होंने रिसर्च करी है, ठीक है ना, सोलंकी ने एक स्टेटमेंट बोला है, उसको डी कैस्ट्रो बोलते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूं इसकी फाइंडिंग्स को। ठीक है, व्हाट डज ही से? डी कैस्ट्रो सेज दैट आई एक्सेप्ट द फाइंडिंग्स ऑफ सोलंकी। सोलंकी क्या बोलते हैं? लेसर द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन बाय द फीमेल्स, हायर इज द फर्टिलिटी। हायर इज द फर्टिलिटी, यानी कि जितना कम प्रोटीन कंज्यूम होगा उतनी ज्यादा फर्टिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी होगी। अगेन रिपीटिंग, लेसर द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन बाय द फीमेल्स,
क्या होगा? हायर द फर्टिलिटी, ज्यादा फर्टिलिटी होगी। अब देखो क्या, सी यहां पे रिलेशनशिप दिया गया फर्टिलिटी और प्रोटीन कंजम्पशन में। क्लियर? इसी वजह से इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? प्रोटीन कंजम्पशन थ्योरी। अब देखो, इस फ्लो चार्ट से हम लोगों को समझ आएगा काफी अच्छी तरह से। देखो, हमें एक चीज समझनी है कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में होता, हमारे अंदर भी है, बट फीमेल्स में मेजरली डोमिनेंट होता है, मेजर हार्मोन है उनका। वो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन सबको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव्स को बहुत हद तक कंट्रोल भी करता है, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में। अब बहुत ध्यान से देखो, जो लिवर होता है वो उसका जितना बॉडी के अंदर हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेटर से जो आपका ईस्ट्रोजन का कंटेंट है, उसको लिवर एक हद तक रेगुलेट करता है कि कितना ज्यादा प्रेजेंट होगा। ज्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करने में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो, प्रोटीन इनटेक अगर जो है वो यानी कि अगर डेफिशिएंट है तो क्या होगा? एक वीक लिवर होगा। ठीक है, लिवर, प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवर, ये याद रखिएगा। क्यों बोला गया? प्रोटीन से लिवर की फंक्शनिंग सही रहती है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लिवर फंक्शनिंग डिटियोरेट होता है, ये याद रखिएगा। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज टोल्ड कि अच्छा क्वांटिटी में, या जितना आपका वेट है, लेट अस से इफ आई वे लेट अस से 100 kgs, तो आई शुड हैव एटलीस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। ठीक है ना? इतना प्रोटीन चाहिए ताकि मेरी बॉडी ठीक तरह से फंक्शन करे और लिवर भी फंक्शन करे सही। यानी कि अगर लिवर की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन जरूरी है, अगर प्रोटीन का इनटेक डेफिशिएंट है तो लिवर वीक हो जाएगा। लिवर वीक हो जाएगा तो विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट? अब अगर एक हेल्दी लिवर होगा तो क्या होगा? वो क्या करेगा कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका जो क्वांटिटी अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो उसको बैलेंस कर पाएगा, अगर लिवर हेल्दी होगा। पर अगर उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो ईस्ट्रोजन कंटेंट फीमेल की बॉडी में ज्यादा रिलीज हुआ है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि ज्यादा कंटेंट रहेगा बॉडी के अंदर। तो क्या होगा? it will lead to more sexual drive among the female, and it will impact or lead to more children being produced because of the sexual drive. Now this is was the little bit study of Solanki जिसको डी कैस्ट्रो अग्री करते हैं। अगेन रिपीटिंग, बहुत ध्यान से सुनो। प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिवर, पहली चीज, यानी कि लिवर की फंक्शनिंग चाहिए तो प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपके वेट के हिसाब से। दूसरी चीज, अगर प्रोटीन का कंटेंट कम होगा तो लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा, एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। और अगर प्रोटीन कंटेंट सही होगा, लीविंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर प्रोटीन कंटेंट सही होगा तो हेल्दी फंक्शनिंग होगी। ठीक है, अब हमारी लड़कियों की बॉडी में इन पर्टिकुलर वी सिंग, हमारे अंदर भी होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, फीमेल में एक मेजर हार्मोन का रोल प्ले करता है वो। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल ड्राइव्स इन द फीमेल। अब अगर लेट अस से एक्सेसिव क्वांटिटी इज बीइंग रिलीज्ड इन द फीमेल बॉडी, तो जो लिवर होता अगर वो सही और हेल्दी कंजम्पशन, हेल्दी फंक्शनिंग कर रहा होता तो ईस्ट्रोजन कंटेंट को बॉडी में रेगुलेट करता और बैलेंस करता। बट अब लिवर क्योंकि प्रोटीन कंजम्पशन कम था, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो यानी कि जो एक्सेसिव ईस्ट्रोजन कंटेंट रिलीज हुआ है बॉडी के अंदर उसको वो कम या रेगुलेट या बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो एक्सेसिव रिलीज की वजह से सेक्सुअल ड्राइव इन द फीमेल काफी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन इंक्रीजेस। दिस इज द एस्पेक्ट विच वी स्टडी इन द डी कैस्ट्रो थ्योरी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज डेंसिटी फर्टिलिटी रिलेटेड थ्योरीज। डेंसिटी प्रिंसिपल थ्योरी बाय एम.टी. सैडलर, ये है इनकी किताब, एक लॉ ऑफ पॉपुलेशन 1830 में। इसका मतलब बेसिकली ये है, ये बोलते हैं फर्टिलिटी और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उल्टी है। जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां फर्टिलिटी कम होगी। तो यानी कि ये इनवर्स रिलेशनशिप बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आप जानते हो बहुत हद तक उसका उल्टा भी देखा गया है। ठीक है, उल्टा भी देखा गया, बट अगेन जो ये थिंकर्स प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूज, इट इज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या कहते हैं? इसको दिया गया है दो लोग, पर्ल एंड रीड ने। ये कहते हैं कि द थ्योरी सेज दैट एज देयर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, as there is an increase in the density of population, there is fall in the fertility and the population growth rate
फाइनली बिकम स्टेबल। देखो, ये बोलते हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी देयर इज फॉल इन द फर्टिलिटी। अगेन ये सेम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी रेट फॉल होती है और एक बाद में बैलेंस हो जाता है। ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। प्लीज समझिए इसका रीजन क्या है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये हो जाता है कि जिस जगह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, वो जनरली लेट अस अज्यूम वो एरियाज होंगे जहाँ पे लेट अस से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेट अस से दिल्ली। और इवन अगर कोई स्लम इलाका होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पता है कि रिसोर्सेज का क्रंच है। ज़्यादा होती है क्योंकि स्लम्स हमेशा अर्बन इलाकों में होते हैं, बट हम जनरली बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी या कुछ मेजर सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रहे हैं, जैसे लोग वहां पर आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला क्योंकि उन रीजन में आप खुद ही बाय डिफॉल्ट देखते हो कि स्पेस का क्रंच है। अगर वहां पे स्पेस का क्रंच होगा इसी वजह से क्योंकि लैंड या रेंट भी एक्सपेंसिव होगा, तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि वहां पे फर्टिलिटी कम हो जाती है। दिस इज व्हाट इज अ बैकग्राउंड सेंस ऑफ पर्ल एंड रीड। यानी कि ये बोलते हैं इनिशियली जो देर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, उसमें फर्टिलिटी कम, बच्चे पैदा कम होते हैं क्योंकि लेटेस्ट से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रखी है, जगह महंगी है, स्पेस कम है। उसके बाद फाइनली एक स्टेबल में पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी बायोलॉजिकल और नेचुरल थ्योरीज। अब चलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशियो कैपिलरिटी बाय आर्सीन ड्यूमोंट। अब याद रखना, यहां पे जो जो वर्ड्स लिखे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि सोशल कैपिलरिटी, एक वर्ड कैपिलरिटी क्या है और सोशल क्या है, ये समझ में आएगा। पहले देखिए पॉस्टुलेट क्या है। ये बोलते हैं इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। याद रखिए, यहां पे सिविलाइज्ड की बात हो रही है, कोई प्रिमिटिव पीपल की बात नहीं हो रही है, सेवेज सोसाइटीज या बारबेरिक सोसाइटीज की बात नहीं हो रही है। जो कल्चरल एवोल्यूशन में जब आप पढ़ते हो कभी भी, वेन एवर यू स्टडी दी एवोल्यूशन ऑफ कल्चर विद रिस्पेक्ट टू वेरियस लेटर्स से वेस्टर्न थिंकर्स, विल बी रियलाइजिंग, वो बोलते हैं कि सेवेज टाइम आए, बारबेरिक आए, फिर सिविलाइज्ड सोसाइटीज आई। सिविलाइज्ड वाज डिनोटिंग व्हाट द ब्रिटिश कल्चर यूज्ड टू डिनोट। सो इन्होंने बोला जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं वहां पर उस रिस्पेक्ट में थ्योरी चलेगी। सो पहली क्या बोला, आर्सीन ड्यूमोंट बोलते हैं इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी और सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलरिटी गवर्न्स द फर्टिलिटी बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोगों ने अगेन रिपीटिंग जो नेचुरल बायोलॉजिकल थ्योरीज थी वो खत्म कर लिए, अब सोशल कल्चरल थ्योरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यहां बोला गया कि सिविलाइज सोसाइटी में जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलरिटी है वो फर्टिलिटी बिहेवियर को गवर्न करता है, यानी कि फर्टिलिटी कितनी होगी या बच्चे कितने होंगे वो गवर्न होता है बेस्ड ऑन दी सोशल कैपिलरिटी के प्रिंसिपल पे। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये सिविलाइज्ड का एस्पेक्ट क्या है, सोशल कैपिलरिटी क्या है, फर्टिलिटी क्या है, इन सब चीजों को देखो। आपने कभी एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा है? एक प्लांट है, प्लांट आपने देखा होगा कि उसके ये रूट्स हैं, वो क्या कर रहा है, वो अपना जो वाटर हो गया या मिनरल्स हो गए ऑब्जर्व करके थ्रू द कैपिलरिटी एक्शन ऊपर जाता है। ठीक है, और अलग अलग एरियाज में जाता है जहां जहां वाटर एंड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो दिस मूवमेंट ऑफ इनटेक और द वाटर एंड द मिनरल्स बाय द प्लांट, और वो ऊपर जब जाता है उसको कहते हैं कैपिलरिटी एक्शन, और ऑब्वियसली बाकी जगहों में ब्रांचेस वगैरह में जाएगा। तो ये जो कैपिलरिटी शब्द है, ये कैपिलरिटी शब्द लिया गया है बायोलॉजी से। अब इस चीज को लगा दिया गया सोसाइटी के अंदर, तो वो हो गया सोशल कैपिलरिटी। अब सोशल कैपिलरिटी का मतलब ये देख लीजिए, आप कभी भी देखो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं सोसाइटी में राइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो राइज है वो कैसे हो सकता है, लेटस से, जैसे मैं लेटस से क्लास वाइज देखता हूं। जैसे अब यहां पर भी आपके सामने वर्ना सिस्टम है, वर्ना में देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, एक हायरार्की है, यानी कि जो ऊपर हायरार्की में है वो ज्यादा ऊपर पोजीशन में है, एंड सो ऑन। नीचे जाओ तो नीचे पोजीशन डिक्रीज होती है, स्टेटस डिक्रीज होता है। उसी तरीके से ये अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है। यहां पे हम सोशल कैपिलरिटी बेसिकली आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि हम लोग इस क्लास से ऊपर क्लास की तरफ जाते हैं या मूव करते हैं जब पैसे आते हैं, यानी कि ये क्या है, राइजिंग अप दी सोसाइटल लैडर या हायरार्की। ये भी एक सोशल कैपिलरिटी की बात हो रही है।
यहाँ पर जनरली हम इस वजह से बस दिखाया है, बट यहाँ पे इस वजह से अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि कास्ट सिस्टम में एक रिजिडनेस आ गया था पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद, जहां बोला जाता है योर वर्ना या जाति रिमेन्स द सेम इन विच यू हैव बीन बॉर्न, दैट इज एन अस्क्राइब्ड स्टेटस। तो अभी इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए देख लीजिए कि ये हायरार्की और कैसे एक एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे इस चीज को हम यूज करेंगे जब हम अभी आंसर को स्टडी, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि सोशल कैपिलैरिटी क्या है, जैसे कि ये पानी और मिनरल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लांट्स और ऊपर राइज कर रहे हैं, उसी तरीके से जब सोसाइटी के लोग राइज करते हैं स्टेटस में, तो वो फर्टिलिटी कैसे चेंज होती है वो समझा रही है ये सोसाइटी। अगेन रिपीटिंग, जैसे प्लांट कैपिलैरिटी एक्शन से मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व करके सॉइल से ऊपर उसको पुश करता है। दिस पुशिंग और मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स in this particular plant is known as a capillarity action. Similarly, in the society, the people when they rise in the hierarchy of, let us say, economic hierarchy, वहां पर भी फर्टिलिटी चेंज होती है कि कितने बच्चे पैदा होंगे, डिपेंड करते हैं आप किस सोसाइटी के किस स्टैंडर्ड में लाई करते हैं। अब देखो यहां पे जो वर्ड अभी सिविलाइज्ड आया है, ये थोड़ी देर बाद जब आगे जाएंगे तो समझाऊंगा, क्योंकि सिविलाइज्ड में लागू होता है, पहले की दो स्टेजेस हैं वहां लागू नहीं होता। विल स्टडी दैट। तो यानी कि सोशल कैपिलैरिटी का ब्रीफ आइडिया लगा। अब सोशल कैपिलैरिटी को समझो कि क्या है। एक बेसिक चीज है जो एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरी का, वो बोलते हैं कि देर इज अ कॉन्स्टेंट अर्ज इन द पीपल टू राइज इन द सोशल हायरार्की। आप देखोगे, आप जिस भी सोशल स्टेटस में लाए करते हो, आपका जो भी है, खासकर लेटेस्ट अभी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, आप लोअर क्लास में हो या मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, जिसमें भी हो, आप हमेशा चाहोगे कि आप अपना स्टेटस इंक्रीज कर सको। यानी कि आपके अंदर वो इच्छा होगी कि अर्ज, एक होता है ना अर्ज है कि मुझे राइज करना है ऊपर। यस और नो, यू वांट टू राइज इन द सोशल स्टेटस, फॉर दैट मैटर आपको होता है ना कि मुझे लोग जाने, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। वो भी क्या है, एक अर्ज है कि लोग मुझे जाने, यानी कि स्टेटस इंक्रीज हो, सो दैट पैसा भी इंक्रीज हो, ये भी इच्छा होती है। याद रखिए जिस तरीके से ये इच्छा और अर्ज है वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। जैसे प्लांट को पानी और मिनरल्स की जरूरत है, इच्छा है कि उसको पानी और मिनरल्स मिले, तो वो कैपिलैरिटी एक्शन की तरह ऊपर जाता है। उसी तरीके से इंसान को भी अपना स्टेटस या पोजीशन इंक्रीज करने की इच्छा और अर्ज हमेशा होती है, वो जिस भी पोजीशन में सोसाइटी में हो। इस अर्ज को जो ऊपर राइज करने की है उसको कहते हैं सोशल कैपिलैरिटी। ये अर्ज सोशल कैपिलैरिटी है, और ये जो मूवमेंट है ये भी सोशल कैपिलैरिटी को डिनोट करता है। ठीक है, सो द अर्ज रिप्रेजेंट्स द सोशल कैपिलैरिटी एंड द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द हायरार्की इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल कैपिलैरिटी। अब देखो, ड्यूमॉन्ट बोलता है, आर्सीन ड्यूमॉन्ट बोलते हैं कि डायरेक्ट कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द बर्थ रेट इज द अपवर्ड मोबिलिटी फ्रॉम द लोअर टू द अपर क्लासेस। देखिए, ये बोलते हैं कि लोअर क्लासेस से, यानी कि जो पैसा कम है जिसके पास, और अपर क्लासेस में जाते हो तो उसकी वजह से फर्टिलिटी, यानी कि जितने बच्चे पैदा करते हो वो कम हो जाते हैं। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि वैसे तो इस पॉइंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट एज यू मूव अप द फर्टिलिटी डिक्रीजेस। कॉन्सेप्ट में तो इनवर्स है, यानी कि फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी कम होती रहेगी जैसे जैसे आप सोशल स्टेटस में ऊपर जाओगे। सो यानी कि ये बिल्कुल रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, टू बी मोर प्रिसाइज। द फर्टिलिटी डिक्रीजेस एज यू राइज हायर इन द सोशल स्टेटस। क्लियर? Thus, the movement of the people upward in the social hierarchy is representing social capillarity. अब देखो, ध्यान से देखिए, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझो। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ आ जाएगा। समझ लीजिए ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है। मिडिल क्लास के अंदर भी लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होती है। सोशल कैपिलैरिटी क्या है? अर्ज है ऊपर जाने के लिए, यानी कि इस, अब जिस भी पोजीशन में आपको ऊपर की तरफ जाना है, ये है क्या? सोशल कैपिलैरिटी, यानी कि इच्छा, अर्ज होना जाने का। अब समझो एक एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम स्वाति है, उसकी मंथली इनकम लेटस से क्या है? 20,000 पर मंथ है, ठीक है। इनके पति लेटस से जॉन सीना है, लेटस अज्यूम, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब देखो, अब लेट अस अज्यूम कि 2 साल के बाद इनकी जो सैलरी है वो 30,000 हो गई, इनके पति की भी सैलरी 30,000 हो गई, और उसकी भी 2 साल के बाद
40,000 पर मंथ हो गई, उनकी भी 40,000 पर मंथ हो गई। बट समझ लीजिए इस 20,000 से जो 30,000 हुआ, इस टाइम पे इनका बेबी हुआ। बट इन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि बेबी होने के बाद जो इनके 10-10 हजार पे दोनों हस्बैंड वाइफ के इंक्रीज हुए से उसका कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो बच्चे के ऊपर हुआ वो उससे भी ज्यादा है जितना इंक्रीज हुआ। यानी कि आप जब अपवर्ड मोबिलिटी पे गए, आपका बच्चा भी पैदा हो रहे हैं, तो आपके खर्चे भी बढ़ गए, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखना है अपना, क्योंकि आपकी सैलरी राइज हो रही है। सो आप धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हो, आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपकी सैलरी राइज हो रही है। अगर आप बच्चे भी करते रह जाओगे, ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, आपका जितना सैलरी राइज हुई है उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे उन चीजों को या उन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो आप चाहते हो। इसलिए जब आप ऊपर हायरार्की में जाते हो, आप बच्चे कम करते हो ताकि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाओ। ये है बेसिक चीज इस थ्योरी की। लेट्स मूव अहेड। अब ड्यूमोंट ने पॉपुलेशन के 3 प्रिंसिपल दिए, ये समझिए। आपको याद है फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा था, कि जो ड्यूमोंट की जो थ्योरी है आरसीन की, वो सिविलाइज सोसाइटी में काम करती है। देखो, इन्होंने अगेन लिया है सोसाइटी प्रिमिटिव स्टेज या पुराने टाइम की सोसाइटीज जो होती हैं, देन बोला इंटरमीडिएट स्टेज, और तीसरी स्टेज है सिविलाइज सोसाइटीज, जो कि ब्रिटिश सोसाइटी को डिनोट करती थी, एडवांस सोसाइटीज। ठीक है। ड्यूमोंट बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं वहां पे मैल्थुजियन थ्योरी काम करती है, जो हमने मैल्थुजियन थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था। अगेन ये सारी जो चीजें हैं, ये बेसिकली व्यू है आरसीन ड्यूमोंट का। वो जान के अपनी थ्योरी को डोमिनेंट दिखा रहा है और दूसरे की थ्योरीज को कम इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट्स भी कई बार थिंकर्स पुट करते हैं। ये मत सोचेगा कि यही सही है, जरूरी नहीं है, ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस होते हैं। कोई भी थ्योरी परफेक्टली राइट नहीं होती है। सो व्हाट ये थिंकर का व्यू है, सही या गलत मत करिएगा इसमें प्लीज। ठीक है, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, सही है गलत है, दैट इज क्रिटिसिज्म का पार्ट। अभी थ्योरी को समझो। वो बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेज, यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ सोसाइटी जो होती है उसको उन्हें प्रिवेंटिव स्टेज बोला। बोला कि मैल्थुजियन की थ्योरी यहां पे काम करती है। फिर बोला कि जब सोसाइटी थोड़ी सी एडवांस्ड होती है तो उसको उन्होंने बोला इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में उन्होंने बोला कि क्विलार्ड का प्रिंसिपल काम करता है। क्विलार्ड का प्रिंसिपल जो है, अगेन बोलता है कि जब फूड सप्लाई इंक्रीज होता है तो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। याद है मैंने आपको बोला था इसकी काउंटर थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, है ना, कि फूड सप्लाई कम होने की वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज होना या ज्यादा होने से कम होना, ये सारी चीजें काउंटर थ्योरीज एग्जिस्ट करती है। बट यहां क्या बोला गया, क्विलार्ड प्रिंसिपल बोलता है कि फूड सप्लाई इंक्रीज होगा तो फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ये बोला गया इंटरमीडिएट स्टेज में। फिर बोलते हैं जो सिविलाइज सोसाइटीज या सिविलाइज स्टेज ऑफ द सोसाइटी होती है, ये थ्योरी वहां ही काम करेगी, यानी कि सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी वर्क्स इन दी एडवांस्ड और लेट अस से दी सिविलाइज सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जगहों में नहीं। इससे क्या हुआ, आरसी ड्यूमोंट का ये भी मतलब था कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बाकी सोसाइटीज में काम नहीं करती, सिर्फ सिविलाइज में काम करती है। और प्लस क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन ही सिर्फ सिविलाइज थी, और वो इसने एक और रीजन भी बोला, क्योंकि उसकी थ्योरी होलिस्टिकली काम नहीं कर रही थी बाकी जगहों में, तो बोला कि सिर्फ सिविलाइज सोसाइटी में, पहले ही उसने अज्यूम करके बोल दिया ताकि उसका क्रिटिसिज्म ना आए। तो ये था 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्रिटिसिज्म होलिस्टिक थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये मेन फोकस क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी और फर्टिलिटी रिलेशनशिप में, बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं लिया है। द 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय ड्यूमोंट आर नॉट साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं है और अपने आप में वैलिड नहीं है। नेक्स्ट इज इट मे नॉट बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, क्योंकि उसने खुद बोला कि सिर्फ सिविलाइज सोसाइटीज में काम करता है, तो यानी कि हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी बाय एल बेरेंटानो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कई लोग बच्चे क्लास में जब सेशंस चल रहे होते हैं तो इसमें बहुत हंसते भी हैं। देखो बात ध्यान से समझिएगा। इसका जो पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट मतलब मेन एस्पेक्ट क्या, ये बोलते हैं द की टू द फर्टिलिटी डिफरेंसेस आर रूटेड इन द मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। फर्टिलिटी डिफरेंसेस मतलब कोई कहीं ज्यादा बच्चे हैं और कहीं कम है, यानी कि फर्टिलिटी डिफरेंस हुआ, ये डिपेंड करता है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। अब याद रखिए, मटीरियल का मतलब कितनी जमीन जायदाद, पैसा, ऐशो आराम, लग्जरी। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, इन दोनों कम या ज्यादा होने की वजह से फर्टिलिटी जो है वो चेंज या वेरी करती है। अभी समझेंगे दोनों चीजों को। मेन क्या है, फर्टिलिटी डिफरेंसेस, यानी कि किस लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं या कम हैं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। मटीरियल एस्पेक्ट मतलब क्या पोजेस करते हो, जैसे गाड़ी, पैसा, वेल्थ, एसेट्स, ठीक है, ये कितनी प्रॉस्पेरिटी आपके पास है या नहीं है, वो फर्टिलिटी के डिफरेंसेस को डिनोट करता है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए
मैन इज एसेंशियली अ क्रीचर ऑफ प्लेजर, अ सोर्स ऑफ विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि ये बोलते हैं इंसान सिर्फ एक प्लेजर का पुतला है, उसे सिर्फ प्लेजर चाहिए। ठीक है, व्हाट डज ही से? इंसान एक प्लेजर का पुतला है, उसे सुख चाहिए, प्लेजर चाहिए। अब जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, ये एल बेरेंतानो ने बोला है। अब इस चीज को समझेंगे कि थ्योरी में ये क्या बोलते हैं। उन्होंने कंपैरिजन करा एक गरीब आदमी को एक अमीर आदमी के साथ। देखिए, उन्होंने बोला जो पुअर व्यक्ति है, देखो जो गरीब आदमी है उसके पास पैसे नहीं है कि वो पैसा नहीं है उसके पास कि वो फाइन डाइनिंग के लिए चला है, बड़े बड़े होटल्स में डिनर के लिए चले जाए, या रोज घूमने के लिए चले जाए बच्चों के साथ या अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ भी फॉर दैट मैटर। उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। अब अजम्पशन पहले क्या ले लिया गया एल बेरेंतानो ने कि आदमी या इंसान जो है वो प्लेजर का पुतला है। ठीक है, तो अब गरीब आदमी के पास जो सोर्सेज ऑफ प्लेजर होंगे वो कम होंगे क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है ज्यादा। तो वो क्या करेगा? सेक्सुअल इंडल्जेंस विद वाइफ और पार्टनर एट होम इज द मेन सोर्स, यानी कि उसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल प्लेजर ही उसका मेजर या मेन सोर्स ऑफ प्लेजर है। अब हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ज्यादा बच्चे होने इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ कितना ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस हो रही है। और ऑब्वियसली हम ये भी जानते हैं कि पुअर पीपल जो हैं, नॉट नेसेसरी दैट दे माइट बी यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉन्डम्स वगैरह, ताकि हम उसकी वजह से होता क्या है कि ज्यादा चांसेस ऑफ बच्चे होना बढ़ जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती ना उस समय। सो क्या देखा गया कि यहां पे बोला गया गरीब व्यक्ति जो है उसके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ प्लेजर हैं, उसके लिए जो एक मात्र सोर्स है वो सेक्सुअल इंडल्जेंस होती है अपनी वाइफ या पार्टनर किसी के साथ भी फॉर दैट मैटर अपने होम में, और चांसेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इंक्रीजेस। यानी कि वाइफ या अपने जो पार्टनर यानी कि लेटर से गर्लफ्रेंड हो गई या पार्टनर हो गई उनकी, उनके साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका मेजर एस्पेक्ट है और कोई सोर्स नहीं है, तो बच्चे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अमीर आदमी का क्या है? ही हैज मेनी सोर्सेज ऑफ प्लेजर। ठीक है, सिर्फ घर में नहीं, बहुत सारे और सोर्सेज ऑफ प्लेजर होते हैं। उनका मन करा फाइन डाइनिंग के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए, कहीं दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले गए, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ प्लेजर। तो यानी कि उनका सोर्स ऑफ प्लेजर जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं है, ये सारे भी हैं। बट एक चीज याद रखिए, सेक्सुअल इंडल्जेंस एट होम इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ प्लेजर। सो चांसेस बच्चे होने के उतने कम हो जाते हैं। ये है एल बेरेंतानो का सोच। बट ये याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं हो रहा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसके साथ ये है कि उनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं प्लेजर के, साथ ही साथ दे हैव द अवेयरनेस आल्सो ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो, और उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है। सो उनके बच्चे होने की पॉसिबिलिटी जो है कंट्रोल होती है, प्लान्ड होती है, ना रादर देन इन द केस ऑफ द पुअर सोसाइटी जहाँ पे ये चीज़ कम देखी गई है। देखो आगे, अब क्या होता है? फर्टिलिटी डिक्लाइन जो है वो जनरली बोला गया अकॉर्डिंग टू एल बेरेंतानो बेसिकली फंक्शन है किस चीज़ का? टेक्निकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। अब देखो, अब खुद सोच लीजिए, जो अमीर बंदा है वो अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ा होगा। लेट अस से टेक्निकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, दीज आर रिलेटेड टू हाउ मच यू आर बिजी विद योर लेट अस से बिजनेस और एक्टिविटीज वगैरह। एक अमीर आदमी इन सब चारों चीजों में से कहीं ना कहीं लगा होगा क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम होगा उनका। ऑटोमेटिकली क्या है, एक फर्टिलिटी डिक्लाइन या कम होना, इन सारे चीजों से आपका एसोसिएशन है। क्लियर? चलिए, क्रिटिसिज्म, सेक्सुअल प्लेजर वर्सेस इमोशंस जो है उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। कई लोग हो सकते हैं जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर की आउटकम की वजह से नहीं, बट इमोशंस एंड पेरेंटहुड की फीलिंग की वजह से, तो उस चीज को ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ही सेज दैट पुअर लैक कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये अपने आप में गलत है। फ्री सप्लाई भी है सरकार की तरफ से और बहुत चीपर प्राइस में भी मिल जाता है, सो ये स्टेटमेंट ही गलत थी इनकी। फोकस इज ऑन द मटीरियल प्लेजर, अदर सोशियो कल्चरल डायमेंशन आर नॉट कंसिडर्ड, ये अगेन इशू है। और ये होलिस्टिक नहीं क्योंकि एक ही डायमेंशन में प्लेजर पे फोकस करा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लीज राइट द थ्योरी, थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन बाय आर वी स्टेनबर्ग। आर वी स्टेनबर्ग, he argues that increasing prosperity is not the cause of fertility decline but the goal। ये आरवी स्टेनबर्ग एल बेरेंतानो की थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ये क्रिटिसिज्म की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है एल बेरेंतानो। याद रखिए, कोई भी थ्योरी जो डेमोग्राफी की है वो दूसरे थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। क्लियर?
सो ही आर्ग्यूज दैट इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी इज नॉट द कॉज ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन, बट उसका एक गोल है, यानी कि एम है। कैसे? वो बोलते हैं कि मेजर रीजन जो फर्टिलिटी डिक्लाइन का है वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन, यानी कि वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज मार्क्ड बाय अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। अब देखो इनका जो माइंडसेट है, आरवी स्टेनबर्ग, इट फेवर्स अ कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी, तभी वो स्टेटमेंट भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्बनाइजेशन इज अ रीजन फॉर फर्टिलिटी डिक्लाइन, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है वो इज डिनोटेड बाय द कैपिटलिस्टिक माइंडसेट। ठीक है, कैपिटलिस्टिक सेटअप है। और उन्होंने बोला कैपिटलिस्टिक सेटअप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब आप लॉजिक, रीजन एंड एनालिसिस से वर्क करते हो, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली डिनोट कर दिया कि अर्बनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, एंड इट इज एसोसिएटेड विद रैशनलिज्म या रैशनलिस्टिक सोच। फिर क्या होता है, उन्होंने बोला प्रैक्टिकलिटी विद रिस्पेक्ट टू फैमिली प्लानिंग, क्योंकि अगर आप रैशनल होगे, लॉजिकल होगे, तो आप फैमिली प्लानिंग भी रैशनली करोगे। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे कम हो जाएंगे, यानी कि कम बच्चे पैदा करोगे और लॉजिकली सोच के फैमिली प्लान करके करोगे। तो इनका क्या था मकसद? अगेन लिमिटेड एस्पेक्ट है, बहुत ही होलिस्टिक थ्योरी नहीं है, बट क्या बोला, फर्टिलिटी डिक्लाइन के लिए अर्बनाइजेशन बोल दिया उन्होंने। अर्बनाइजेशन क्यों? क्योंकि भाई वो बोल दिया कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, कैपिटलिक सोसाइटी है, तो इसका मतलब उन्होंने बोला रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई लॉजिकल सोच है, लॉजिकल सोच है तो क्या होगा कि लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे सही तरीके से तो एक्सेसिव बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे कम हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज द व्यू ऑफ व्हेन वी सी आरवी स्टेनबर्ग, बिकॉज वो रैशनलिज्म यानी कि अर्बनाइजेशन से जोड़ा और फर्टिलिटी डिक्लाइन को उसके साथ जोड़ दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए, क्योंकि हमें अगर समझना है तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी या उसकी सोच को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कार्ल मार्क्स का थोड़ा एस्पेक्ट समझाऊंगा और थोड़े डायमेंशन भी समझाऊंगा। जबकि वो कहते हैं कि कोई भी एक यूनिवर्सल थ्योरी एज सच नहीं है जो डिफाइन कर सके, बट वो कुछ एक रिलेशनशिप देते हैं रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले उनकी आइडिया को समझ लेते हैं, क्योंकि that is very important for understanding the respect with respect to the population theory. So what does he say? Theory of surplus production by Karl Marx. Now what is his view? Karl Marx discussed his law of population in a book Capital 1867, and other ideas are mentioned in the theory of population, and एक और है an outline theory of population. तो प्लीज याद रखिए, ये जो चीजें बोली गई हैं ये अपने आप में आपको इंट्रोडक्शन होता है जब अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन जो है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में पूछी जाती है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ पॉपुलेशन कहाँ दिया गया है, कैपिटल 1867, और कहाँ लिखा गया एक और अदर आइडियाज, उनकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड आउटलाइन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में दिया गया है। अब चलते हैं आगे। थ्योरी जो है बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है हमको। वो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट, वो थ्योरी में बताते हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है। वो बोलते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वो है जिसमें दो कैटेगरी ऑफ लोग हैं, वो जिनके पास सब कुछ है, हैव्स, और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स वो हैं जो कैपिटलिस्टिक हैं, कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट वो हैं जो बेसिकली आपके फैक्ट्रीज वगैरह को ओन करते हैं, यानी कि वो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होगा, उनके पास कंट्रोल है क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। सो ये कैपिटलिस्ट वो हैं जो फैक्ट्रीज को ओन करते हैं और क्या प्रोड्यूस उन फैक्ट्रीज में होगा उसको कंट्रोल करते हैं। तो या और ये काम किस चीज करते हैं कि इनका मकसद सिर्फ है प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट मेकिंग इज देयर गोल। ठीक है, सो हैव्स वो हैं जिनके पास सब कुछ है, दैट इज कैपिटलिस्ट। अदर ये ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। दूसरी जगह क्या है, हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ नहीं है, क्या है वो, वर्कर्स। ये वो वर्कर्स हैं जो इन कैपिटलिस्ट की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपना लेबर है, यानी कि खुद ये लेबर की तरह काम कर सकते हैं, वही इनके पास है। सो वर्कर्स ओन नथिंग, हैव ओनली द लेबर टू गिव विच दे ऑफर टू द कैपिटलिस्ट, ताकि उनकी फैक्ट्रीज में काम करें। अब ये दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। अब आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैपिटलिस्ट कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स वगैरह को, वो भी समझ में आएगा, आपको आइडिया लगेगा, बट अभी समझ लीजिए इसको। वर्कर्स क्रिएट वैल्यू एडिशन थ्रू द लेबर। जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू।
Clear? They are adding value to the raw material so that the product can be created in the factories, which can be sold at a good rate or a price through which the capitalist earns profit. So इसको कहा गया लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. अब समझिए, विद टाइम, याद रखो, टाइम के साथ साथ आप जानते हो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, समय बीतेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, और उसी के साथ साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी. पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होगी? इसलिए क्योंकि समझो, जो हैव नॉट्स, जो वर्कर्स हैं, उनके पास देने के लिए क्या है? सिर्फ लेबर है. यानी कि उनके पास कोई जमीन जायदाद ऐसा तो है नहीं, वो तो जो लेबर है, जो मजदूरी कर रहे हैं, और उस मजदूरी का थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उनको. उनके हिसाब से ये कि अगर हम ज्यादा बच्चे करेंगे तो हम ज्यादा लेबर दे सकते हैं फैक्ट्रियों में, इसलिए जो हैव नॉट्स हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो लेबर वर्क कर सके कैपिटलिस्ट की फैक्ट्रीज में और घर में और पैसा आ सके. दैट इज वाई विद टाइम द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, क्योंकि हैव नॉट्स चाहते हैं कि मोर बच्चे हों ताकि वो मोर लेबर की तरह मोर इनकम लाए. पर कैपिटलिस्ट को इसकी जरूरत नहीं है, उनके पास तो मैनेज्ड है, उनके पास बहुत कुछ पैसा है. अगर वो इंक्रीज कर भी दे अपना पॉपुलेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे कैन अफोर्ड एनीथिंग. बट मेन चीज है कि जो हैव नॉट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं. अब जितनी सप्लाई की जरूरत है लेबर की, उससे ज्यादा सप्लाई हो गया. क्या हो गया? सरप्लस लेबर. सरप्लस लेबर का मतलब जितना लेबर रिक्वायर्ड है, क्योंकि कैपिटलिस्ट की जो फैक्ट्रीज हैं वो ये तो नहीं है ना कि बच्चे तो हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, अब उस रेट में फैक्ट्रियां तो नहीं खुल रही हैं, या उस रेट में कैपिटलिस्ट तो नहीं है. तो क्या होगा कि हमारे पास जो कैपिटलिस्ट और जो फैक्ट्रीज है वो लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही जा रही है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं, जो हैव नॉट्स हैं, तो और बच्चे पैदा करेंगे ताकि और ज्यादा लेबर मिल सकता और पैसा ज्यादा आ सके घर में, ताकि वो फैक्ट्रीज में काम करेंगे. बट एक्चुअली में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज तो उस रेट में नहीं इंप्रूव हो रही है, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर आ चुका है. एक्स्ट्रा लेबर आ गया तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि उतने एवेन्यूज तो है ही नहीं. यानी कि विद टाइम टेक्नोलॉजी इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, सरप्लस लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट आ गई. अब देखो, अमंग द हैव नॉट्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्यों? देखो, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वुड बी ग्रेटर देन द अपॉर्चुनिटीज दैट आर क्रिएटेड. एक्स्ट्रा लेबर जो होगी, उस एक्स्ट्रा लेबर को पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. ये पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी, क्योंकि वो एक तरीके से एक्स्ट्रा लेबर है, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी के नाम से जाना गया. ठीक है, अगेन रिपीटिंग, हैव नॉट्स जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, ज्यादा बच्चे होंगे तो वो लेबर की तरह काम कर पाएंगे, पैसा ज्यादा आएगा. What happens in that case is the rate of increase in the population would be greater than the opportunities created, as I've already explained you. तो एक्स्ट्रा अवेलेबल लेबर को कहा पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी, कार्ल मार्क्स ने. अब आगे चलो. अब देखो, ऑन दी अदर हैंड कैपिटलिस्ट का काम क्या है? कैपिटलिस्ट काम कर रहे हैं सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए. वो कैसे अर्न करेंगे? कैपिटलिस्ट देयर फोकस इज ऑन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, कैसे आएगा? ज्यादा प्रॉफिट होगा, या लेबरर्स को पैसा कम देंगे, या देंगे ही नहीं, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. इससे क्या होगा? इससे इनके पास और पैसा आएगा, दोबारा अपनी फैक्ट्री वगैरह में लगाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे. तो यानी कि उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में है. आगे चलते हैं. Thus, to resolve the problem, there is need to shift from a capitalistic society to a socialist society. तो ये बोला कि भाई कैपिटलिज्म जो है वो ही सब चीज का प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, इसलिए जरूरी ये है कि हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से सोशलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जाए, ताकि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और ये चीजें बैलेंस हो सके. ठीक है, ये था एस्पेक्ट जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं. अब विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन जो है, बेस्ड ऑन दिस यू विल रियलाइज क्या ही सेज. पहली चीज, देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ ऑफ पॉपुलेशन. कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है. क्यों बोला? कि हर जगह चीजें, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं. बट उन्होंने एक चीज बोली कि बर्थ रेट या डेथ रेट वेजेस पे डिपेंड करती है. क्या मतलब है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेजेस के. तभी उसने बोला कि सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है चीज़ों को बैलेंस करती है, तो जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो जाता है. क्योंकि लेबर जो है, क्यों ये रेट आया, बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है? बर्थ रेट, जब वेजेस कम है तो बर्थ रेट ज़्यादा है, क्योंकि वो लेबर चाहेगा कि और बच्चे पैदा करें, और उससे ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा लेबर मार्केट में आएगा और उनको और इनकम आ सके. इस वजह से क्या कर रहे हो, और बच्चे पैदा कर रहे हैं. डेथ रेट ज्यादा क्यों है, वेजेस कम है, तो क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सकें, तो बच्चे भी उन गरीब लोगों के ज्यादा मरेंगे, लेबरर्स के ज्यादा मरेंगे. तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वेजेस कम होंगी तो बर्थ रेट और डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय
बेसिकली कार्ल मार्क्स। क्लियर? चलिए, क्रिटिसिज्म क्या है? पहली चीज इन्होंने सोशलिज्म का बोल दिया कि हर चीज का सोल्यूशन है। नो, सोशलिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, पहली चीज। नेक्स्ट, फोकस इज मेनली ऑन द फर्टिलिटी वेज रिलेशनशिप, इसी पे फोकस करा है, बाकी होलिज्म नहीं है इसमें। अदर सोशो कल्चरल फैक्टर्स लाइक रिलीजन, कास्ट हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि खुद बोला कि यूनिवर्सल लॉ नहीं होना चाहिए, बट फिर बोल दिया बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेजेस। दोनों ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स बाय किंग्सली डेविस। प्लीज याद रखिए पोस्टुलेट क्या है इसका। ये बोलते हैं व्हेन देयर आर चेंजेस इन द पॉपुलेशन देयर आर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द साइड ऑफ द ह्यूमन टू द चेंजेस, यानी कि कुछ भी चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में तो कुछ रिस्पॉन्स होगा ह्यूमंस का उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। ये रहा मेजर पोस्टुलेट जो कि किंग्सली डेविस ने बोला है। अब समझो, पहली चीज बोली गई चेंज। अब देखो, लेट्स अज्यूम दैट देर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एट अ हाउस होल्ड लेवल, यानी कि एक घर में लोग इंक्रीज हो गए हैं। लेट अस अज्यूम दैट। तो क्या होगा? पहली चीज पर्पस रिस्पॉन्स वन, यानी कि दिस इज अ चेंज, ये चेंज हुआ है, यानी कि लोग एक घर में और पैदा हुए हैं, ये कारण हो सकता है। या हो सकता है कि शादियां हुई हैं लोगों की। लेट अस से एक फैमिली में पापा मम्मी हैं, उनके 4 लड़के हैं, ठीक है। 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर लेट अस से चारों की शादियां हो गई और अगले साल बच्चे भी हो गए, तो ऑटोमेटिकली कितना डबल नंबर हो गया फैमिली का। यस और नो? सो वी आर सेइंग कि फैमिली के अंदर लोग इंक्रीज हो गए, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? फर्स्ट रिस्पॉन्स इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, इज टू वर्क हार्डर टू काउंटर द चेंज, दैट इज इंक्रीज इनकम। यानी कि लोग ज्यादा हुए हैं तो पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि कोशिश करेंगे कि और ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएं, ताकि जो ये लोग ज्यादा आए हैं इस चीज को बैलेंस कर पाएं और उनको फैसिलिटीज भी सही दे पाएं और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये है पहला रिस्पॉन्स। सेकेंड, अब देखिए, अब सेकेंड चीज देखिए, इफ द साइज ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस टू अ लार्ज नंबर, समझ लीजिए और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई फैमिली, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? देखो, तो क्या होगा? टू माइग्रेट और मूव आउट, यानी कि बोलेंगे कि बाहर मूव कर जाते हैं अलग अलग, यानी कि जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाएगी अलग अलग। देखो, द फैमिली विद से मल्टीपल सन्स, बहुत सारे लोग हैं, 1 साल में वही मैंने जैसे बताया था कि 4 लड़के हैं, उनकी शादियां भी हो गई, अगले साल सबने बच्चे भी पैदा कर दिए, सबके ट्विंस भी हो गए, तो सोचो कि 3 गुना फैमिली बढ़ गई। तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं मेंबर्स हो गए। अब ये प्रेशर बनाएगा रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि इनकम रिसोर्सेज तो सेम थी। अब क्या होगा? ये बोलते हैं कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या सेक्सुअली ग्रेटिफाई जो होना है वो अवॉइड नहीं करा जा सकता, वो रहेगा कांस्टेंट। तो उन्होंने बोला बेटर क्या तरीका रहेगा कि इतना प्रेशर उस हाउस होल्ड की रिसोर्स में पड़ रहा है, इट इज बेटर कि जो घर में लोग अलग अलग हो जाएं, माइग्रेट करें, ताकि अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज क्रिएट करें, ताकि उस घर के अंदर जो प्रेशर है, लेट से फादर जो है वहाँ उनमें कम पड़े और बैलेंस हो जाए चीजें। सो मेंबर्स ऑफ द फैमिली मूव आउट टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म इट एज अ न्यूक्लियर फैमिलीज। सो ये है चेंज एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, प्लीज याद रखिए, पहले ना कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कल्चरल लैग है क्या? ऑगबर्न बोलते हैं कि मटीरियल चेंजेस टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट देन द नॉन मटीरियल चेंजेस। बहुत ध्यान से देखो, पहले इस थ्योरी, जो कल्चरल लैग की थ्योरी है, उसको समझने के लिए पहले क्या समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि कल्चरल लैग है क्या। कल्चरल लैग का मतलब होता है जो मटीरियल चेंजेस है, मटीरियल चेंजेस लेट अस से टेक्नोलॉजी चेंजेस या टूल्स चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तेज एस्पेक्ट में चेंज होती हैं इन कंपैरिजन टू दी नॉन मटीरियल, जैसे थिंकिंग, आइडियोलॉजी या सोच जो होती है। ये है कल्चरल लैग का बेसिक कॉन्सेप्ट कि मटीरियल चेंजेस फटाफट चेंज होंगे, बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन मटीरियल चेंजेस वो कम एस्पेक्ट में चेंज होंगे। लेट अस अज्यूम, आप देखते हो कि अर्बनाइजेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 32% पीपल लिविंग इन दी अर्बन रीजन्स, 2050 में 61% रहेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि मटेरियल चेंजेस बहुत चेंज हो रहे होंगे, बट लोगों की सोच उस एस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। यही कहना चाहता है कल्चरल लैग। अब देखो, इसको समझ लेते हैं पहले। मटेरियल चेंजेस जो होते हैं, जैसे कार, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सोच होना, मनी, ये ज्यादा फास्टर रेट में चेंज होगा इन कंपैरिजन टू नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल क्या होता है? इमोशन, एटीट्यूड या पर्सनैलिटी, ठीक है। अब आ जाओ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब समझो,
मैं यहां पे आपके एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो, लेट अस सी दिस। आप ये देखो कि कल्चरल लैग का एस्पेक्ट कैसे आया, कि आप देखो कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की नॉलेज है, ठीक है, लेट अस से बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो ये सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं, लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग होंगे 10% जो हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पहले अडॉप्ट कर लें, ठीक है। वो उन्होंने उनका क्या था, उन्होंने मटीरियल एस्पेक्ट यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव का जो सोच, जो मटीरियल आया एज अ मींस ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, वो पहले अडॉप्ट करा। और उनकी सोच भी एडवांस थी तो उन्होंने फटाफट अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उनमें कल्चरल लैग नहीं है उन लोगों में। बट आप देखोगे कि जो बाकी लोग होंगे इसको बहुत लेट अडॉप्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 10%, फिर बाद में 20% ऑफ द पॉपुलेशन, फिर 50%, बाद में जाके कुछ और रूरल इलाकों में शायद हो सकता है बाद में अडॉप्ट करे। तो डू यू रियलाइज की जो इस समय तक, क्योंकि बाकी जनता ने वो कॉन्ट्रसेप्टिव की जो मटीरियल एस्पेक्ट में डाल रहा हूं उस चीज को अडॉप्ट नहीं करा, क्योंकि सोच उनकी रूढ़िवादी थी कि यार, पुरानी सोच थी कि कॉन्ट्रसेप्टिव इस्तेमाल करना आइडियोलॉजी के हिसाब से गलत है। तो क्या हुआ, वहां पे बच्चे और पैदा हो रहे होंगे, कल्चरल लैग हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो मटेरियल एस्पेक्ट, जो लेटेस्ट से कॉन्डम्स की अवेलेबिलिटी या मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रसेप्टिव्स वगैरह जो अवेलेबल है, वो तो मार्केट में है हर जगह, रूरल अर्बन इलाकों में है, बट अडॉप्ट बहुत कम रेट में हुआ, स्लो पेस में हुआ। कुछ लोगों ने पहले अडॉप्ट करा, उनको अर्ली अडॉप्टर्स बोला गया, उन्होंने फैमिली प्लानिंग पहले कर ली, तो उन्होंने पैसा भी बचाया, सही टारगेटेड अप्रोच में करा और वो चीज़ों को बैलेंस कर पाए। बट आप देखोगे कि बाकी सेट ऑफ जो पॉपुलेशन है उन्होंने बहुत लेट अडॉप्ट करा, धीरे धीरे करके। आज भी आप देखो कॉन्ट्रसेप्टिव्स हर लोग इस्तेमाल नहीं करते, रूरल इलाकों में आज भी बहुत लोग नहीं करते, अर्बन में भी करते हैं, बट रिलेटिवली आप देखोगे रूरल इलाकों में कम करते हैं, यानी कि वो लेट अडॉप्टर्स होंगे। लेट अडॉप्टर्स की वजह से क्या होगा, उनकी अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम होगी तो बच्चे ज़्यादा होंगे। यानी कि कल्चर लैग जो है, कि जो आपकी रिसोर्सेज मटेरियल एस्पेक्ट्स अवेलेबल है और जो आपकी सोच है उसमें कमी जो है, उसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। यानी कि लेटस से कोई इलाके अर्बनाइज्ड हैं या लोगों के पास अर्ली अडॉप्ट कर लिया उन्होंने लेटस से कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, जब वो अवेलेबल हुआ। अवेलेबल क्या था, मटीरियल एस्पेक्ट, कॉन्डम्स या मेडिसिन, और उसको अडॉप्ट करना क्या था, मटीरियल, उस चीज़ को क्या था, आइडियोलॉजी या नॉन मटीरियल एस्पेक्ट। बट अडॉप्ट किसने करा, बहुत लिमिटेड 10% लोग, बाकियों ने तो बाद में अडॉप्ट करा। क्यों? क्योंकि मटेरियल एस्पेक्ट जो लेटेस्ट से कॉन्डम्स की अवेलेबिलिटी और जो था वो तो अवेलेबल हर जगह हो रही थी, बट सोच नहीं थी उसको अडॉप्ट करना। तो उस वजह से जिनकी सोच नहीं थी वो तभी भी बच्चे ज्यादा पैदा करी जा रहे थे। इस वजह से कल्चर लैग जो होता है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट के बीच में, वो पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट करता है कि कितनी ज्यादा होगी। दिस इज थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। चलिए, नेक्स्ट आता है लिबनस्टीन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। दिस वाज गिवन बाय हार्वी लिबनस्टीन। द थ्योरी एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिजायर्ड बाय अ कपल। यानी कि कोई कपल अगर बच्चे पैदा कर रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ सोच होगी कि किस वजह से इतने बच्चे पैदा करें, ठीक है। इतने बच्चे पैदा करने के लिए सोच होनी चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने बोला कि देखो, अगर बच्चे पैदा करने हैं, उनके दिमाग में जो सोच होगी उसको समझते हैं। उन्होंने बोला कपल्स मेक अ रफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द यूटिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स एंड देन डिसाइड द हैविंग चिल्ड्रन। यानी कि उनके दिमाग में होगा क्या फायदा होगा बच्चा करने का, क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या नुकसान होंगे बच्चे करने से पहले। ये चीज जो है, ये थ्योरी बोलती है कि पेरेंट्स या कपल्स के दिमाग में चलता है। अब देखो कैसे चलता है। उन्होंने बोला 3 यूटिलिटीज यानी कि 3 फायदे हैं और 2 कॉस्ट, यानी कि कर्ज या एक तरीके से कॉस्ट पड़ेगी कपल्स को जब वो बच्चे पैदा करेंगे। देखो यूटिलिटीज, अब देखो, एक यूटिलिटी हो गया यूटिलिटी ऑफ अ चाइल्ड एज अ कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड का मतलब क्या हो गया, कि बच्चों को पैदा जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, कि बच्चे हैं, इमोशंस हैं, पर्सनल प्लेजर के लिए है। एक ये एस्पेक्ट होता है पॉजिटिव साइड में। दूसरा है यूटिलिटी एज अ प्रोडक्टिव यूनिट। प्रोडक्टिव यूनिट का मतलब है कि देखो, आज बच्चे हम पैदा करेंगे, कल ये बच्चे काम करेंगे, वर्क में जाएंगे और हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे। यानी कि बच्चों का फायदा एज अ प्रोडक्टिव यूनिट। तीसरा जो फायदा पेरेंट्स सोचते हैं अकॉर्डिंग टू हार्वी लिबनस्टीन इज सिक्योरिटी यूटिलिटी। यानी कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो जो बच्चे हैं उनका केयर टेक करेंगे थ्रू लेट अस से इमोशनल ऑल्सो, फाइनेंशियल ऑल्सो, एंड वैसे भी हर तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स के दिमाग में ये 3 चीजें चलती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्टिव एंड सिक्योरिटी यूटिलिटी, जब वो बच्चे को पैदा करने का सोचते हैं पॉजिटिव साइड से। दूसरी चीज आई क्या, कॉस्ट। कॉस्ट वो है
डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि देखो बच्चों को पैदा करके उनको बढ़ाना, बड़े करने में बहुत पैसा लगता है, राइट। जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, कपड़े, किताबें, शौक जो बच्चों के होते हैं, खिलौने वगैरह, हर चीज लग रही है। सो दैट मीन्स दोज आर कॉस्ट इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन। देखो अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन मतलब कभी आपने देखा कि पेरेंट्स को कहीं ट्रैवल करना था बट वो कहीं घूमने नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे के पेपर हैं, यानी कि वो चीजें जो इच्छाएं बच्चों पेरेंट्स ने मारी इस वजह से क्योंकि बच्चे की कंसिडरेशन या बच्चे इंपॉर्टेंट थे, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑन गॉन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये होती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट जो पेरेंट्स को लगती हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि क्या यूटिलिटीज या बेनिफिट्स है और देख लिया क्या कॉस्ट है। अब देखो कॉस्ट पर चाइल्ड जो है ये इंक्रीज हो रहा है और पर कैपिटा इनकम किसी की है, ठीक है। यहां इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम किसी फैमिली की इंक्रीज हो रही है, वो उसके हिसाब से ये कॉस्ट और फंक्शंस कैसे चेंज होंगे। और ये है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एडिशनल चाइल्ड। अब देखना, अब एक चीज देखिएगा, जो कंजम्पशन यूटिलिटी है वो सेम रहती है। क्यों? कंजम्पशन यूटिलिटी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ अ फैमिली, कंजम्पशन यूटिलिटी सेम रहती है क्योंकि सब पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे इक्वली इंपॉर्टेंट है उनके लिए, चाहे अमीर है गरीब है। तो इस वजह से ये लाइन जो है सीधी है, कंजम्पशन यूटिलिटी। अब देखो सिक्योरिटी यूटिलिटी में देखा कि जैसे उस पार्टनर जो है जो बच्चा पैदा करा था जिन्होंने, उनकी पर कैपिटा इनकम उन कपल की इंक्रीज हो रही है, तो सिक्योरिटी यूटिलिटी कम हो गई। क्यों? किस लिए कम हो गई? क्योंकि आप देखोगे सिक्योरिटी यूटिलिटी में हमने देखा था कि इट इज अबाउट कि पेरेंट्स का केयर टेक करेंगे वो, बट अगर वो कपल ऑलरेडी बहुत अमीर है तो पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है, तो बूढ़े लोगों को उस समय अपने बच्चों से ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ होंगी जिसके थ्रू वो केयर टेक हो सकते हैं, जैसे नैनीज वगैरह या पीपल केयर टेकिंग केयर ऑफ देम। सो उस हिसाब से देखोगे कि पर कैपिटा इंक्रीज होने की वजह से सिक्योरिटी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगर आप जाते हो प्रोडक्टिव यूटिलिटी का मतलब कि बच्चे वर्कफोर्स में जाएंगे और उन कपल को सपोर्ट करेंगे, पर उस कपल की खुद की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? उनको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों पे। अब ये जो कॉस्ट है ये रैंडम यूं चली जा रही है सीधी, क्योंकि कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है। सो ये ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हार्वी लेबेनस्टीन का कॉन्सेप्ट कि कॉस्ट और क्या क्या यूटिलिटीज हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडवर्ड कैनन ने दिया है इन द बुक वेथ पब्लिश 1924। देखिए कॉन्सेप्ट पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन का क्या है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है उस कंट्री की जब आप देखते हो कि हाईएस्ट इनकम लेवल हो, पॉसिबली हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो उस कंट्री का, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हो, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल हो जिस चीज में भी कंट्री इन्वेस्ट करती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन ऑप्टिमम है। अब समझो, अब चीज समझिए, यहां पे पी जो है वो अज्यूम कर लीजिए कोई कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है, और पी नॉट जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। अब आप सोचोगे सर ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन निकाली कैसे जाती है? प्लीज समझ लीजिए, जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को तो हम देखते हैं कि उस कंट्री के कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी प्रोडक्शन ऑफ फूड के एस्पेक्ट में चीज़ें हैं। तो होता यह है कि उसके बेसिस में हम बोलते हैं कि इतना फूड, इतना सप्लाई है, वो इतनी पॉपुलेशन को प्रॉपरली सफाइस कर सकता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको अच्छी तरह से रख सकता है और साथ ही साथ अच्छी तरह से नर्चर कर सकता है और पॉलिसीज वगैरह इनमें इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम निकालते हैं कि इतनी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कैरिंग कैपेसिटी जो पॉपुलेशन कैरी कर पाए, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इटसेल्फ मींस कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन जितनी हो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है। तो इतनी बेस्ड ऑन दीज रिसोर्सेज के एनालिसिस से हम वी कम टू इतनी ऑप्टिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज पीओ। अब देखो कोई भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन, यानी कि पी इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड ओपी जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है। अगर पॉपुलेशन जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से ज्यादा है, यानी कि तो क्या होगा, यानी कि जितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए उससे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो कंट्री क्या होगी? ओवर पॉपुलेटेड होगी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंट्री जो है उसकी पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन से कम है तो क्या होगी? अंडर पॉपुलेटेड, जैसे कि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज जो है अंडर पॉपुलेटेड है। क्यों? देखिए यहाँ पे जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे उनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल के रिसोर्सेज है, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, आजकल न्यूज़पेपर्स में आ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स एंड इवन रेयर अर्थ मिनरल्स,
रेयर अर्थ मिनरल्स आर वन कैटेगरी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है अफगानिस्तान में, बट क्या है, पॉपुलेशन जो है कम है और उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज का, तो क्या है, अंडर पॉपुलेटेड है। दैट इज वाई वी सेड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी जरूरी होता है, तो इस वजह से वो बहुत बैकवर्ड भी है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आ जाता है। सो वी सी ये अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज हो जाती हैं। क्लियर? अब देखो, ये समझ लीजिए इनकम लेवल्स है, ये पॉपुलेशन है, ये जगह है जहां पे पॉपुलेशन ऑप्टिमम है। इससे नीचे अगर जो है वो अंडर पॉपुलेटेड है, इससे ओवर है। यानी कि अगर कंट्री ऑप्टिमम पॉपुलेशन की रेंज में होगा तो बेस्ट इनकम लेवल्स होंगे। कैसे? लेट अस अज्यूम इससे अंडर पॉपुलेटेड उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। लेट अस से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, अंडर पॉपुलेटेड है, तो क्या वो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पा रही हैं जो वहाँ मिनरल्स वगैरह है या प्रॉपर, लिविंग द पॉलिटिकल एंड द अदर इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट कंट्री। बट वैसे ही बोल रहा है, क्या वो यूटिलाइज कर पा रहे? नहीं, नहीं कर पा रहे, तो इनकम लेवल बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया ऑल्सो, क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो इनकम लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया को बोला जाता है कि 565 मिलियन पीपल एक्स्ट्रा है इंडिया का ओवर पॉपुलेशन से, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन से ज़्यादा। तो ये ऑप्टिमम वहाँ होता है जहाँ हाईएस्ट इनकम या मैक्सिमम लेवल पॉसिबल होता है। दैट इज़ वाई ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एग्जाम्पल कौन सी है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारी क्या है, दीज आर ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीज। चलिए, अब कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं ध्यान से। हम लोगों ने अभी थ्योरीज पढ़ ली हैं, आपको थ्योरी से आइडिया लगा कि कितनी सारी चीजें हैं। अब देखो फैक्टर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स में जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्विकली क्विकली करते हैं, समझते हैं। टेरेन, देखो जहां का टेरेन हार्श होगा वहां पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी। जैसे, डू यू रियलाइज दिस, ये मैंने इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट देखा है। अब देखो यहाँ पे लेट अस से लद्दाख वगैरह का रीजन या ये रीजन है, वहां पे आप देखते हो कि टेरेन बहुत हार्श है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तभी हमने ले में भी देखा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, वन ऑफ द लीस्ट, इसी वजह से टेरेन बहुत हार्श है। उसी को एग्जाम्पल एक और ले लिए, अरुणाचल प्रदेश का टेरेन वर्सेस उत्तर प्रदेश का टेरेन। अब पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में क्यों, प्लेन इलाका है, तो वहां लोग सेटल आसानी से हो सकते हैं, तो दैट क्रिएट्स मोर फिजिबिलिटी फॉर हैविंग मोर पॉपुलेशन रादर देन इन केस ऑफ अरुणाचल वेयर टेरेन इज हार्श। सेकेंड, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट देखिए, आप अगर राजस्थान को कंपेयर करेंगे मेघालय या उत्तराखंड से, तो आपको रियलाइज होगा कि ये वो वाले इलाके हैं जहां पे हार्श है बहुत ज्यादा। जहां पे हार्श होगा वेदर, वहां पॉपुलेशन डेंसिटीज या पॉपुलेशन कम होगा। अब एग्जाम्पल देते हैं उत्तराखंड का। देखो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स प्लेन है और 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हिली हैं। ठीक है, यहां पे आप याद रखिएगा जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे अगेन ऊपर जाते रहोगे तो बहुत टेरेन तो हार्श है, क्लाइमेट की वनरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, हार्श वेदर है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे रीजन आप टेरेन का भी, इसको टेरेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो और क्लाइमेट का भी ले सकते हो। हार्श क्लाइमेट की वजह से वहां पे लोग क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली इन देहरादून, हैदराबाद एंड उधम सिंह नगर, और थोड़ा सा नैनीताल भी है, बट यही मेजर रीजन है जहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आप यहाँ पे देख लीजिए अरावली रेंज है। अरावली रेंज के इन दोनों साइड्स में, क्योंकि जो मानसून लेडन विंड्स होती हैं वो जब जाती हैं तो यहाँ पे रेनफॉल शेड नहीं करती साइड में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बट यहाँ इस वाले रीजन में अरावली इसके पास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रेनफॉल शेड होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन बेसिकली टेक। नेक्स्ट, सॉइल। अब देखोगे एल्यूवियल सॉइल है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, डेजर्ट सॉइल है राजस्थान की, माउंटेनियस सॉइल है अरुणाचल प्रदेश की। ऑब्वियसली जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगा वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो सकेंगी, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इज वाटर एंड वाटर बॉडीज। अब खुद देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मेच्योर फेज 2600 बीसी से 1900 बीसी था, क्यों था? इंडस वैली के आसपास था। अब ये जो आपका रिवर गंगा जा रही है इसके आसपास देख रहे हो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई है, वाटर बॉडीज है। तो ये छोटे छोटे डायग्राम्स वगैरह मैप्स है ना, साथ साथ यूज करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंथ्रो में भी और जीएस में भी। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। देखो झारखंड का आप एक चीज देखोगे, झारखंड में जो जमशेदपुर का इलाका है, प्लीज देखो आप बोलोगे सर जमशेदपुर में बाकी जो जगह हैं रिसोर्सेज है वहां पर जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्योंकि देखो वहां पे रेन फॉरेस्टेड इलाका है और ट्राइबल इलाका है, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन होता है। मैं अभी जमशेदपुर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जमशेदपुर में जब
आप देखोगे कि आयरन ओर की माइनिंग वगैरह हुई तो वहाँ पे पॉपुलेशन और ज़्यादा आने लगी, क्योंकि ट्राइबल्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बाहर से भी लोग आने लगे। तो अब देखो जहाँ रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स। अब देखो एज ऑफ मैरिज, ये जो मैप्स और फिगर्स बनाए गए हैं दीज आर बेस्ड ऑन द सेंसस एनालिसिस और उनके बेसिस में बनाया गया। देखो एज ऑफ मैरिज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैरिजेस जो इंडिया में देखी गई हैं वो 24 25 के बीच में, और उसके बाद हल्का सा 30 के आसपास होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग होते हैं उस टाइम में मैरिज कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो व्हाट डू वी रियलाइज, वी रियलाइज दैट कि अगर लेट मैरिज होती है तो फर्टिलिटी कम होती है, बच्चे कम पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि विमेन के जो एग्स होते हैं वो तब से उतने ही हैं जितने वो पैदा हुए थे, जब से विमेन लड़की पैदा हुई थी। तो विद एज दी एग्स ऑल्सो एज, एक चीज हो जाती है। सो हम लोग देखते हैं कि बॉडी की प्रेगनेंसी की कैपेबिलिटी भी विद टाइम डिक्रीज होती है, क्योंकि एज हो रहा है। एक दूसरी चीज कि लेट अस से द विमेन इज मैरिंग लेट, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो वर्क कर रही हो, दे वांट वन चाइल्ड ओनली, तो हम देखते हैं कि फर्टिलिटी ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। तीसरी चीज ये कि लेट प्रेगनेंसी से कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, इस वजह से लोग एक बच्चा हो जाए ठीक तरह से, दैट इज व्हाट दे आर हैप्पी विद। सो दीज आर वेरियस डायमेंशन एसोसिएटेड। सो लेट मैरिजेस में फर्टिलिटी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, दैट इज वाई अगेन अ सोशल फैक्टर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मैरिज। अब याद रखिएगा मोनोगमी है, पॉलीगैमी है, ये सब चीजें मैटर करती है। देखो प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है कि पुराने जमाने की सोसाइटीज, ट्राइबल्स में भी कई जगहों में होती है, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। अगर प्रोमिस्क्यूटी होगी तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ज्यादा बच्चे होना होगा। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी में पॉलीगैमी इज अ वर्ड दैट आई एम यूजिंग, बट टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी पॉलीगाइनी, यानी कि वन मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है ना। पॉलीएंड्री होता है कि जहां पे एक वाइफ की मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, यहाँ पे हम पॉलीगाइनी एस्पेक्ट में ले रहे हैं कि वन हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। अगर ये होगा तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक आदमी ने उन लेडीज को प्रेग्नेंट एक साथ कर दिया, सो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रेटर चिल्ड्रन। यानी कि पॉलीगैमी में भी चांसेस ज्यादा हैं बच्चे पैदा होने के, ग्राफ स्टीपर है। मोनोगमी में एक बंदा की एक बंदी, ठीक है ना, या इट मीन्स वन स्पाउस, एक स्पाउस की दूसरी अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, तो उनके बच्चे होने के कम चांसेस होते हैं, उतने नहीं। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट ये याद रखिएगा कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वी आर अज्यूमिंग कि promiscuity has greater chances of more children, फिर पॉलीगैमी, फिर मोनोगमी। यानी कि टाइप ऑफ मैरिज ऑल्सो बेसिकली कवर्स की फर्टिलिटी एंड बच्चे कितने होंगे। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि हमने आर्सीन ड्यूमॉन्ट की सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी देखी थी जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, वहां से हमको एक आइडिया लग जाता है। यू कैन कोट दैट थ्योरी इन 2 लाइंस ओवर हियर। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अगेन समझिए स्टडी ऑफ ग्रेटर बॉम्बे है 1966 में, जहां देखा गया है कि अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल चिल्ड्रन सेकेंडरी एजुकेशन में ज्यादा है तो फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि विमेन के पास अवेयरनेस होती है, they are more educated, they have the idea of how, of the complexities of having multiple children and they know the importance of proper family planning. So ये चीज़ हम देखते हैं कि जब विमेन पढ़ी लिखी हैं तो चिल्ड्रन की नंबर कम हो जाते हैं, एक फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। सो दैट मीन्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये 1966 से 2000 में स्टडी करी गई थी, इनिशियली 1966 में और फिर 2000 में। सो दिस ट्रेंड वाज ऑब्जर्व बाय दीज रिसर्च एनालिसिस। नेक्स्ट इज रिलीजन। आप रिलीजन में देखेंगे कि यहाँ पे दो आई हैड द नंबर्स एंड फिगर्स यहाँ नहीं लिखे क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं होता। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो कि 2005 से 2015-16 में है। रिलीजन में भी ऑब्वियसली इंपैक्ट होता है। मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स एंड जैन्स, ये फर्टिलिटी रेट है 4.321 एंड दिस इज द टाइम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने की, देखिएगा सबसे स्टीप डिक्लाइन फिलहाल मुस्लिम्स में हुआ है, बाकियों भी सब में डिक्लाइन हुआ है। This also depends upon, let us say, कि religious ideals, whether they allow contraceptives or not. What is the aspect with respect to having children? बहुत सारे multiple factors होते हैं, तो religion also plays an important role with respect to the children that you are having. But याद रखिए religion itself is important, but उसके backward and back end में क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रिलीजन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुस्लिम्स में ज़्यादा फर्टिलिटी होना, जो सचर कमेटी रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहती है कि मुस्लिम्स में मिडिल क्लास क्रिएट नहीं हुई, वो अब जाके थोड़ा हो रहा है। या तो वहाँ पे बहुत ही लेस देन 1% ऑफ द एलीट मुस्लिम्स है, कम्युनिटी है जो बहुत अमीर है, बाकी जो है बहुत लोअर क्लासेस हैं, यानी कि इकोनॉमिकली पुअर क्लासेस हैं। तो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दे सी चिल्ड्रन एज इवन सोर्सेज ऑफ लेबर विच कैन वर्क इन द वर्कफोर्स। उस वजह से बहुत ज़्यादा क्या था, फर्टिलिटी ज़्यादा था, बट अब डिक्लाइन हुआ है, ये ऑब्जर्व करा गया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और बाकी भी स्टैटिस्टिक्स हम एक ट्रेंड दिखा सकते हैं कि रिलीजन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, कास्ट।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ने 1995 में और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में स्टडी करा है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये 1995 से 2015 है। इसमें इन्होंने, क्योंकि हमारा कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो हमारे डिटेल्स नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को लिया गया, SC ST और अदर मतलब बाकी लोग। ये देखा गया कि स्केड्यूल कास्ट की 3.9 थी फर्टिलिटी रेट 1995 में, जो कि 2.3 हो गया यहाँ पे। स्केड्यूल ट्राइब की 3.5 थी, जो कि 2.5 हो गया। अदर्स की 3.5 से 1.9, यानी कि वी सी कास्ट डायमेंशंस आल्सो हैव अ रोल। बट याद रखिए अगेन, कास्ट का मतलब यहाँ पे याद रखिए कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उन कास्ट की, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैक एंड में वही चीज होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल स्टेटस, आपको मार्क्सियन थ्योरी याद है, आप एक लाइन में मार्क्सियन थ्योरी यहाँ कोट कर सकते हैं चाहो तो। इंक्रीज इन द इनकम, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी, ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीजेस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है। यू कैन हैव अ 2 लाइन मार्क्सियन थ्योरी ओवर हियर, जिसने कहा था बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस, जो कि उन्होंने बोला यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है कोई, बट ये स्टेटमेंट दिया था तो यू कैन कोट इट हियर, जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड। अब देखो हम लोगों ने जनरली देखा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ऑब्वियसली आप देखते हो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्पेशलाइज्ड वर्क होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पीछे आते हैं तो वहां पे लेटर से प्राइमरी सेक्टर में आप देखोगे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व, एग्रीकल्चर में यू विल बी रियलाइजिंग द नीड, वी विल सी कि बच्चों को एज अ लेबर भी देखा जा सकता है, एज एन एसेट भी देखते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटीज है तो वहाँ बच्चे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। एज यू मूव अहेड इन दी इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द टर्शरी सेक्टर, वहाँ पे आप देखते हो कि जनरली एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जो होते हैं वो कम होते हैं अगर उनके वाइफ का जो हस्बैंड है उनका टर्शरी सेक्टर में वर्क कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड बेसिकली सीन थ्रू वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एज वी मूव हेड, कॉस्ट बेनिफिट स्टडी, इसमें प्लीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, हार्वी लेबेनस्टीन की थ्योरी कॉस्ट एंड बेनिफिट की आपने देखी थी, जहाँ पे 3 यूटिलिटीज थी और 2 कॉस्ट थी। हार्वी लेबेनस्टीन थ्योरी जहाँ पे देखते हो 3 यूटिलिटीज एंड 2 कॉस्ट, वो ग्राफ इस्तेमाल करके इसको प्रूव कर सकते हो कि कॉस्ट बेनिफिट स्टडी क्या है। नेक्स्ट, बिहेवियरल स्टडी। बिहेवियरल स्टडी में हम किंग्सली डेविस की स्टडी लिख सकते हैं। किंग्सली डेविस क्या बोलता है कि कोई चेंज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स होता है। सो ये क्या बोलते हैं, चेंज, रिस्पॉन्स। इनकी थ्योरी को मेंशन कर दो 2 लाइन के अंदर। अर्बनाइजेशन, इसमें आप आरवी स्टेनबर्ग दे सकते हो, जो कहता है कि अर्बनाइजेशन जो है वो क्या करता है, वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को डिनोट करता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी रैशनैलिटी रहता है, रैशनैलिटी जो है वो फैमिली प्लानिंग लेकर आता है, फैमिली प्लानिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कम कर देता है। सो यानी कि हम लोगों ने क्या करा, थ्योरीज को भी यूज कर लिया इन टॉपिक्स में जब हम कर रहे हैं, ताकि उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में याद रखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें 3 ए हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने ज़्यादा होंगे अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, उतने चांसेस है कि पॉपुलेशन जो ज़्यादा हो रही है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर अबॉर्शंस हो रहे हैं, कितने लीगल हैं कितने इलीगल हैं, दैट बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इट। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज एंड डिजीजेस। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, विमेन में यूट्रस में बहुत सारे सिस्ट्स वगैरह आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है, यूट्रस रिमूवल हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की वजह से भी आप देखते हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन, बच्चे पैदा होने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो द डायमेंशन विच बेसिकली इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी बॉर्न। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमें पता होना चाहिए। सो वी come to a conclusion, come to an end of this particular lecture, where we basically studied the dimension of demographic profile in brief. So there are many other aspects which we'll be covering in future also. First, we see what is demography. Our focus was to cover the theories basically. ठीक है, so for that we did few aspects of population density, ताकि हम theories को better समझ पाए। डेमोग्राफी क्या है, उसके पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है, उसके पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनके टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएशंस देखे, मैप देखे, ग्राफ देखे। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज देखी, कल्चरल थ्योरीज देखी, फैक्टर्स देखे। दीज आर द थिंग्स दैट विल बी यूज्ड अगेन इन योर पेपर 1 ऑल्सो एंड पेपर 2 ऑल्सो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी एंड दिस इज अगेन यूजफुल, not basically the theories, but the as lecture can be useful for your general studies equally. Great. So
I hope you enjoyed the lecture, learn something from it, and you'll be utilizing it for your mains examination. Take care, God bless, and Jai Hind.